अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल जाना का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मीर ऑफ़िस में बैठा लैपटॉप खोले धड़ाधड़ फाइल्स देखने में मसरूफ़ था। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे मीर ने नागवार नज़रें आने वाले बंदे पर डाली, मगर आवाज़ को आता देखकर मीर के लबों पर मुस्कुराहट खुली। जानता था वो कल से ही बेचैन है और मीर से बात करना चाहता है, मगर मीर ने भी कल इग्नोर ही किए रखा, इसलिए तो आज सुबह सुबह वो इसके ऑफ़िस में मौजूद था। तुम्हें अपने ऑफिस में कोई काम नहीं है क्या, जो हर वक्त इधर आ धमकते हो? मीर ने ज़रा रौब से पूछा। नहीं, काम तो बहुत है, मगर जाते हुए सोचा तुमसे मिलता जाऊं और एक कप कॉफ़ी भी पीता जाऊं। रवाज़ मीर के रौबदार अंदाज पे घबराया। तुम मुझसे आजकल ज़्यादा ही मिल रहे हो, खैरियत तो है ना मेरे भाई? सीरियस होके पूछा। क्या खैरियत है? अब दोस्त से मिलने पर भी पाबंदी है क्या? रवाज़ गड़बड़ाया। नहीं नहीं, पाबंदी तो नहीं है, मगर आजकल कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। मीर चेयर से उठते हुए बोला। हाँ, खुद जो तुम बेमुरव्वत हो इसलिए पूछोगे। पता भी ममा से मिले हुए कितने दिन हो गए हैं? रवाज़ ने भी शर्मिंदा किया। यार, तुम्हें मालूम तो पिछले कुछ दिनों में कितना मसरूफ़ हूँ। मीर ने सफाई दी। हाँ, अब ममा से ये तो नहीं कह सकता कि आपके बेटे ने शादी कर ली है, इसलिए बेचारे को टाइम नहीं मिलता। रवाज़ ने टांग खींची। एक खबरदार, जो तुमने बताया जान ले लूँगा तुम्हारी। मैं खुद ही अच्छा सा वक्त देखकर सबको बता दूँगा। मीर ने गुस्से से रवाज़ की तरफ देखा। बस मजबूरी नहीं बतानी कि किस लिए इतनी जल्दी में निकाह करना पड़ा, और देख लो, लड़कियों से भागते थे और मुझसे भी पहले घोड़ी चढ़ गए। रवाज़ हंसा। हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा हंसी नहीं आ रही तुम्हें? अपना तो तुम्हें पता नहीं है, मैंने चलो निकाह तो कर लिया है। मीर ने भी बदला लिया। हाँ यार, इस बात से याद आया, मैंने तुम्हें कब कहा था कि मैं दूसरी लड़की को पटाने के चक्कर में हूँ? रवाज़ ने मीर से घूर कर पूछा। ओए मेरे दोस्त, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। अगर वो लड़की तुम्हारे प्यार पर यकीन कर रही तो तुम दूसरी लड़की पटा लो। मीर दिल में मुस्कुराया, मगर जवाब संजीदगी से दिया। हाँ, तुमसे ऐसे मशवरे की उम्मीद की जा सकती है, और ये बात गुड़िया के सामने कहने की क्या ज़रूरत थी? गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। यार, गुड़िया के सामने इसलिए कह दिया क्योंकि वो भी तो तुम्हारी छोटी बहन है, और क्या पता वो अच्छा मशवरा दे तुम्हें। मीर ने ताक के निशाना लगाया और रवाज़ बेचारे का दिल छलनी छलनी हो गया। अब वो बता भी नहीं सकता था कि उसे मेरी बहन मत बनाओ, हाय ये मजबूरी। तुम आइंदा गुड़िया के सामने ऐसी बकवास से परहेज़ करना, वो अभी छोटी है, ऐसी बातें नहीं समझती। रवाज़ ने मुनासिब अंदाज में रोका। ओके, अगर तुम कहते हो तो गुड़िया के सामने जिक्र नहीं किया करूँगा। मीर ने मुस्कुराते हुए रवाज़ को तरफ देखा। तुम्हारी मेहरबानी होगी, और अब मैं जा रहा हूँ। रवाज़ उठते हुए बोला। मगर तुम्हारी कॉफ़ी? मीर ने छेड़ना लाजमी समझा। वो तुम ठूस लेना और मेरी बातों पर अमल भी कर लेना। रवाज़ कहते ही ये जा वो जा। और पीछे मीर अपने दोस्त की हालत सोच के खुल के मुस्कुराया। जानता था गुड़िया को मनाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, जो फ़िलहाल रवाज़ से नहीं हो रहा। परी और हाना शाम को अभी असाइनमेंट बना के हटी थी जब वार्डन का बुलावा आया कि परियाम के घर वाले इसे लेने आए हैं। हानी को तो गुस्सा ही आ गया। तुम्हें तुम्हारे घर वाले आजकल ज़्यादा नहीं याद कर रहे, जो हर तीसरे चौथे दिन लेने आ जाते हैं? वैसे तो प्यार नहीं करते और लेने इस तरह पहुंच जाते हैं जैसे तुम्हारे बिना इनका गुजारा ही नहीं है। परी घर वालों का सुन के ही घबरा गई। इसे लगा कि मीर ने फिर इसे लेने के लिए किसी को भेजा है। यार, क्या हो गया है? क्या पता बाबा बुला रहे हों। जानती तो हो ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते बाबा, परी ने हानि को समझाया। हाँ यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हानि को अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ। तुम कभी भी नहीं सोचती, परी ने हानि को चिढ़ाया। परी, तुम ना दफ़ा हो जाओ, और हाँ, सुबह जल्दी आ जाना, फिर क्लास लेने साथ चलेंगी। हानि ने परी की बात पर इसको तकिया खींच के मारा। ओके, मैं सुबह जल्दी आने की कोशिश करूँगी। परी ही ने हानि को गले लगाया और सामान उठा के रूम से बाहर निकली। मैं नीचे तक छोड़ आऊँ क्या? पीछे से हानि ने आवाज़ मारी। नहीं, मैं चली जाऊँगी। परी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरी, जैसे कहीं हानि वाकई ना आ जाए। परी जैसे ही हॉस्टल से बाहर निकली, सामने दाद को देखकर बेचारी खौफजदा हो गई। मरती क्या ना करती के मसादक गाड़ी की तरफ बढ़ी। सलाम बीबी साहिबा, ये सामान मुझे पकड़ा दें, आप गाड़ी में बैठें। दाद ने परी को देखते हुए मोदबाना अंदाज में कहा। सामान रखते ही दाद ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी को आगे बढ़ाया। मैं कहाँ जा रही हूँ? गाड़ी में छाई खामोशी को परी की आवाज़ ने तोड़ा, जब इसने गाड़ी को अपने घर की तरफ मुड़ते देखा। बीबी साहिबा, मैं आपको सलार साहब के कहने पर आपके घर छोड़ने आया हूँ, दाद ने नज़रें सामने रखते हुए जवाब दिया। लेकिन क्यों? परी एकदम से परेशान हुई। वो अपने घर में आते ही ऐसे ही परेशान हो जाती थी, वजह घर का माहौल था।
वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दाद ने संजीदगी से जवाब दिया। घर के करीब गाड़ी रोकते ही दाद ने भागकर परी के लिए दरवाज़ा खोला। परी जो अपनी सोचों में गुम थी, गाड़ी खुलने की आवाज़ पर होश में आई और वो जल्दी से बाहर निकली। मगर ये क्या, घर के बाहर इतना रश क्यों है? परी ने सवालिया नज़रों से दाद की तरफ देखा, जो दाद ने नज़रें चुरा लीं। बीबी चलें, आपको अंदर तक छोड़ आता हूँ। दाद ने आगे बढ़ना चाहा। मैं चली जाऊँगी। परी ने दाद को रुकने का इशारा किया और ख़ुद गेट पर पार कर गई। घर में दाखिल होते ही परी ने जो पहला मंजर देखा वो किसी की मैयत का था। ये कौन फौत हो गया? परी का दिल खौफ से हकलाया। घर वालों में से किसी ने भी परियाम की तरफ मतवज्जा होने की ज़रूरत महसूस नहीं की, शायद इसलिए कि वो अनचाही थी और हमेशा अनचाही रहेगी। इसका होना और ना होना घर वालों के लिए बराबर था, मगर फिर भी वो इस घर की बेटी थी। इतना तो घर वालों का फ़र्ज़ बनता है कि वो इसको बुलाना ना सही मगर ख़बर तो दे देते। परी डरते डरते आगे की तरफ बढ़ी। इसका दिल खौफज़दा हद तक तेज़ी से धड़क रहा था। वो दुआ कर रही थी कि जैसा वो सोच रही है वैसा तो बिल्कुल भी ना हो, मगर होने को कौन टाल सकता है। करीब पहुंचते ही परी को लगा कि इसका दिल बंद हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसके बाबा तो बिल्कुल ठीक थे, मगर वो यकदम से परियाम को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? परियाम धाड़े मारकर रोना चाहती थी। वो बाबा से कहना चाहती थी कि वो अकेली हो गई है, अब इसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं होगा, वो इस दुनिया में किसी के सहारे रहेगी। वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा डरती है और अब तो बाहर निकलना ही छोड़ देगी। वापस आ जाए ना बाबा, देखिए मैं अकेली हो गई हूँ, मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर? मैं मर जाऊँगी। आपके बगैर मुझे भी साथ ले जाएं। आप ही तो मेरी बात मानते हैं, ये बात भी मान लें। सिर्फ आप ही तो मेरी बात सुनते हैं, और तो कोई मेरी बात नहीं सुनता। परियाम की आंखों से खामोशी से आंसू निकले और चेहरों को भिगाते चले गए, मगर किसी ने इसको गले नहीं लगाया। मुझको मुझ जैसे ही पसंद है, खामोश, सादा, मुनफरिद, तन्हा। हाँ, दाद बाहर ही खड़े होना। मीर ने अगली सुबह दाद को कॉल की, जो कल से ही परियाम के घर के बाहर खड़ा था। जी साहब जी, इधर ही हूँ, दाद ने ताबियादारी से जवाब दिया। ओके, इधर ही रहना, मैं थोड़ी देर तक पहुँचता हूँ, नमाज जनाजा तक पहुंच जाऊंगा। वार्डरोब से ब्लैक शलवार सूट निकालते हुए मीर ने जवाब दिया। जैसा आपका हुक्म साहब, दाद गाड़ी से बाहर निकलता हुआ बोला। मीर ने जल्दी से शावर लिया और तैयार होकर जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा। जानता था परियाम अकेली होगी और इस वक्त परी को किसी अपने की शिद्दत से ज़रूरत होगी। मीर चाहता तो रात को ही चला जाता, मगर परियाम के घर वालों का सोचकर मीर सब्र कर गया और इसलिए सुबह होते ही जल्दी जल्दी तैयारी करके बाहर निकला। वो अब जल्द से जल्द परियाम के पास पहुँचना चाहता था। मीर ने गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़ दिया और आधे घंटे के सफ़र को 15 मिनट में तय करके परियाम के घर के सामने था। दाद ने मीर की गाड़ी को जैसे ही देखा तो भाग कर मीर के पास आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। साहब जी ऐसे ही आगे? दाद ने परेशानी से पूछा। क्या मतलब, किस तरह आना चाहिए था? मीर ने समझी से इसकी तरफ देखा। साहब जी आज तो कम से कम गार्ड्स को साथ ले आते। दाद की बात पर मीर मुस्कुराया। दाद तुम्हारे होते हुए मुझे किसी गार्ड की ज़रूरत नहीं है। तुम जब तक मेरे साथ हो मुझे कोई खराश भी नहीं पहुंचा सकता। मीर को दाद का अपने लिए फ़िक्रमंद होना अच्छा लगा। मगर साहब जी, चलो दाद अंदर चलते हैं, अंदर चलो, मुझे लगता है तुम्हारी बीबी को मेरी ज़रूरत है। मीर ने दाद को खामोश करवाया और अंदर की जानिब बढ़ा। दाद ने भी मीर के कदमों की पैरवी की। घर के अंदर दाखिल होते ही मीर की नज़रें बेकरारी से परियाम को ढूंढने लग गईं और इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो अकेली कोने में दबकी बैठी थी और खामोशी से लोगों को अनजान नज़रों से देख रही थी। मीर बेखौफी से परियाम की तरफ बढ़ा और इसे इन नज़रों की परवाह नहीं थी जो अजीब तरीके से इसको घूर रही थी। कुछ हैरान होकर देख रही थी और कुछ की नज़रों में इसके लिए लंबे चौड़े वजूद को देख सताइश थी, मगर वह इन सब नज़रों से बेपरवाह होकर परियाम की तरफ बढ़ा। परियाम, मीर ने परी ही करीब पहुंचते ही नरम आवाज़ में इसको पुकारा। इसकी पुकार को नज़रअंदाज किया गया, ये शायद इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, इसलिए परी ने सर नहीं उठाया। परियाम मेरी तरफ देखो, मीर ने नरम अंदाज से पुकारा गया। परियाम जो अजीब अजीब सा सोचे जा रही थी, अपने नाम की पुकार पर ऐसे लगा जैसे कोई बहुत प्यार से बुला रहा हो। इसने सर उठा के देखा। पहले तो अजीब नज़रों से मीर को देखती रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे होश आया। हाँ, बाबा ने कहा था कि मेरे बाद अगर कोई तुम्हारा अपना है तो वो मीर सलार हैदर है। तुम्हारे लिए वो सबसे बेहतरीन है, इसलिए मैं तुम्हें बिला झिझक मीर सलार हैदर को सौंप रहा हूँ। हाँ, इसका अपना अभी इस दुनिया में मौजूद है। इस सोच के आते ही परी ने ज़ोर से सिसकी भरी और मीर ने इसे रोते देखकर बाहों में भींचा। और परी को तो किसी का सहारा चाहिए था, और जब सहारा वो मिला तो वो अपने अंदर का दर्द बाहर निकालने लगी। कंधा मुयस्सर आते ही ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ भरने लगी और मीर को ऐसा लगा जैसे कोई इसका दिल काट रहा हो।
शिश रोना नहीं है, जानती हो ना तुम्हारे रोने से बाबा को तकलीफ़ हो रही होगी, और तुम तो सबसे अच्छी बेटी हो, बाबा को कैसे तकलीफ़ पहुंचा सकती हो। मीर परी का सर थपकते हुए बोला, मगर परी ही के रोने में कोई फ़र्क नहीं आया, और ये चीज़ मीर को तकलीफ़ पहुंचा रही थी। वो परियाम की आंसू नहीं देख सकता, और फिर वो ये बात परियाम को बोल भी नहीं सकता था। औरतों ने जब घर की लड़की को इस तरह गैर मर्द के गले लग कर रोता देखा तो मुंह में उंगलियां ही दाब ली। मीर एक जाना माना बिजनेसमैन था, हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़ में नाम आता था। कैसे न लोग इसको जानते। अब खिदमत तो होनी थी, मगर ये मंजर किसी की आंखों में बुरी तरह चुभा था। मंजर था ही ऐसा कि आंखों को चुभ जाए। अंदर आते अफ़ान खान ने जब मीर सलार हैदर को अपने घर में देखा तो इसको झटका लगा। घर में देखकर छोटा सा ही झटका लगता, मगर मीर की बाहों में अपनी सशक्ति बहन को देखकर दिल में शोला सा उठा। इससे सबसे बड़ी हरीफ की बाहों में अपनी बहन को देखना वाकई ही एक तकलीफ दे अमल था। इसी तकलीफ को ख़त्म करने के लिए वो मीर की तरफ बढ़ा, मगर दाद ने रास्ता रोका और अफ़ान ठटक कर रुका। हाँ, तुम भी साथ में कैसे भूल गया मीर सलार हैदर, तुम्हारे बिना एक कदम भी नहीं चलता। वो तंजिया हंसा। मुझे साईं को आप जैसे दुश्मनों से बचाने के लिए हर वक्त साथ रहना पड़ता है। दाद भी मुस्कुराया। वो तब यादगार सिर्फ मीर के लिए होता, बाकी सब के लिए तो टक्कर पे लड़ता था। तुम्हारे साई में ऐसा है ही क्या जो हमारे जैसे लोग इनके दुश्मन बने। अफ़ान खान तिलमिलाया। अरे बाबा, हमारे साई में कुछ तो ऐसा है जो आप जैसे लोग मीर सलार हैदर को देखते ही मक्खियों की तरह इसके साथ लपकते हो। अब अपनी ही मिसाल ले लो, मेरे साहब को देखा नहीं और इसकी तरफ लपकने लगे। दाद ने टक्कर का जवाब दिया। वो इस वक्त मेरे घर में है, मैं इसके घर में नहीं हूँ जो इसको बर्दाश्त करूँ। बाबा, जुमला ठीक करें, वो इस वक्त आपके घर में नहीं बल्कि अपने ससुराल में खड़ा है। दाद ने धमाका ही तो किया, और इस धमाके में अफ़ान को अपने पर खचे उड़ते हुए महसूस हुए। क्या क्या बोला है? ज़रा फिर से बोलना। इसे लगा कि इसने कुछ गलत सुना है। मेरे साईं साहब इस वक्त आपकी बहन को नहीं बल्कि अपनी बीवी को तसल्ली दे रहे हैं। दाद ने वाज़ेह अल्फाज में इसके मुंह पर तमाचा मारा। मैं तुम्हारे साहब को छोड़ूंगा नहीं, अभी के अभी निकालता हूँ। वो गर्राया। ध्यान से खान जी, जानते तो हैं वो अपनी चीज़ों के लिए बशर कड़े पॉजेसिव हैं। दाद ने इसको आगे बढ़ने से रोका। क्या मतलब है तुम्हारा? अफ़ान जाते जाते रुका। खान साहब, जब मीर साईं ऑफिस में होने वाली डीलिंग्स के दरमियान आने वाली हस्तियों को नहीं छोड़ते तो इस वक्त आप मियाँ बीवी के दरमियान जाना चाहते हैं। जानते हैं इसका खमियाजा क्या होगा? दाद ने संजीदगी से कहा, और अफ़ान खान वाकई ही डर गया। तुम मुझे मेरे ही घर में खड़े होकर डरा रहे हो। अफ़ान खान दाद की तरफ मुड़ा। खान साहब, डराया उनको जाता है जो पहले से डरे हुए ना हों, और आप तो अच्छे खासे मीर साईं को जानते हैं। दाद ने किसी पुराने वाक़ये की तरफ इशारा किया। फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह रहा, बाद में तुम सबको देख लूँगा। जब बात ना बन सकी तो वो फंकारा। बाद में भी वैसे आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये तो आप भी जानते हैं। दाद ये अल्फाज कहते हुए मीर की साइड पे जाकर खड़ा हो गया। लड़ते भी तुमसे हैं, मरते भी तुम पे हैं। कॉलेज से आने के बाद हानिया भी लेटे ही थे कि सेल फ़ोन की रिंग ट्यून ने इसे अपनी जाने मतवज्जा किया। किस को इस वक्त मेरी याद आ गई। लेटे लेटे बैग से सेल फ़ोन निकालते हुए वो बड़बड़ाई, मगर नंबर देखते ही चेहरे पर शरारती मुस्कान उभरी। जी हाँ, रवाज़ अफंदी को इंसल्ट करवाने का शौक़ हुआ था, जो इस वक्त हाना हैदर को कॉल कर बैठा था। अस्सलामुअलैकुम रवाज़ भाई। कॉल पिक करते ही छिड़ा गया। वालेकुम अस्सलाम। चिड़ैल। रवाज़ भी मूड में था, शायद इसलिए वहाँ से भी बशाश आवाज़ उभरी। क्या क्या तुमने मुझे चुड़ैल कहा? सदमे से भरपूर आवाज़ निकली। तुमने भी तो मुझे भाई बोला है। मैंने तो कुछ नहीं कहा। रवाज़ मुस्कुराया। हाँ, तो भाई को भाई ना बोली तो और क्या बोलूँ? हानी गुस्सा हुई। तो मैं भी चुड़ैल को चुड़ैल ना बोली तो और क्या बोलूँ? मज़ीद छिड़ा गया। तुम ना बंदर हो, लूमड़ हो। हाना मज़ीद तिलमिलाई। बस बंदर लूमड़ बुला लिया करो, मगर भाई ना बुलाया करो। बात समझाइए। तुम ना इज़्ज़त के काबिल ही नहीं हो। हानि तैश में आई। मतलब इसकी बात असर ही नहीं हो रही। मैं इज़्ज़त के काबिल बनना भी नहीं चाहता। मैं तो बस हाना हैदर के काबिल बन जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। मायनेखेज़ अंदाज में कहा गया। तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो, थोड़ा गुस्सा कम हो। नहीं, लाइन तो कब का मार चुका हूँ। अब तो प्यार की शुरुआत करना चाहता हूँ। खुल के बात बताइएगी, जैसे आज आर या पार वाला मामला हो के रहेगा। और मैं तो किसी और चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्यार की कैसे करूँगी? हाना ने भी मायनेखेज़ अंदाज में कहा। किस चीज़ की प्रैक्टिस? तजस्सुस सा हुआ। लोफरों और लफंगों को जूते कैसे मारे जाते हैं और इस चीज़ की प्रैक्टिस। रोमांटिक गुफ्तगू को ऐसी की तैसी की गई। तुम ना कभी भी मुझे प्यार से बात करने ही नहीं दोगी। तुम्हारे अंदर प्यार वाला कीड़ा ही नहीं है। इस अब की बार रवाज़ चिढ़ गया। बाबा, तुम्हारे अंदर तो कूट कूट कर भरा है ना। वाकई बहुत है। मुझे ये वाला कीड़ा चाहिए भी नहीं। इत्तला फराहम की गई। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ठंडी आहट भरी गई। जो भी होगा अच्छा होगा। तसल्ली देने वाला अंदाज
आसार तो नज़र नहीं आ रहे। फिर से आह भरी, ओहो कुछ और ज़मीन रगड़ो, थोड़ी और मिन्नतें करो, क्या पता आसार भी आ जाएं। हाथ में उम्मीद का दिया पकड़ाया गया। तुम्हारा मतलब खुशी से बोला ही नहीं गया। हाँ हाँ, अब पागल हो जाओ, बस लड़की ने बात नहीं की कि पागलों की तरह हरकतें करने लग जाओ। हानी ने चिढ़ाई, तुम ना मेरे लिए रवाज़ में बात करनी ही चाहिए, जिसे हाना ने टोका। बस अब काल बंद करो, मेरा मूड अच्छा हो गया है। और हाँ, तुम मेरे लिए बंदर हो, भाई तो मेरे लिए भाइयों हैं। अब तो रवाज़ का पागल होना बनता था। ज़िंदगी की नवीद जो सुना दी गई है, मतलब रवाज़ का बेड़ा पार हो गया। बस एक दीवार हाइल है, वो भी कभी गिरा ही लेगा। मुझे बेहतर की तमन्ना थी और मुझे बेहतरीन से नवाजा गया। बस भी कर दो, और कितना रोना है। पता नहीं लड़कियों के पास इतने आंसुओं का स्टॉक आता कहाँ से है। परियाम को मुसलसल रोता देखकर मीर चिढ़ा। मीर सलार परियाम को अपने घर वाइट विला ही ले आया था। अगर परियाम अपने घर रहना भी चाहती तो फिर भी वो मीर इसको वहाँ नहीं छोड़ता, क्योंकि अब अफ़ान खान को पता चल गया था और वो परियाम को मीर से जुदा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। और दूसरा, इस घर में परियाम को कभी प्यार मिला ही नहीं, और जो प्यार करता था वो अब रुखसत हो गया है, तो परियाम को उस घर में रुकने का जवाज़ ही पैदा नहीं होता। मीर को लगा था शायद कि दुनियादारी के लिए ही सही इसके घर वाले मीर के साथ जाने से रोकेंगे, मगर इन लोगों ने एक बार भी परियाम से नहीं पूछा, तो मीर आते वक्त परियाम को भी साथ ले आया। और तब से परी मुसलसल सड़क कर रो रही थी और साथ दुपट्टे से नाक भी साफ किए जा रही थी, जिससे मीर को और ज़्यादा तप चढ़ी। और 2 बार टिशू भी पेश किए गए, मगर इनको कमाल महारत से नज़रअंदाज किया गया। और मीर तो अब खूनख्वार नज़रों से परी के दुपट्टे को देख रहा था। हाँ, अब रो बिना रोते बोला गया। यार रो लो, मगर खुदा के वास्ते नाक साफ़ करने के लिए टिशू यूज़ कर लो। अब तो मुझे तुम्हारे दुपट्टे को देख देख के अजीब फीलिंग आ रही है। अब तो मीर ने मुंह से ही बोल दिया। मीर के बोलने पर एकदम से रोने की स्पीड तेज़ हुई, दुपट्टे से नाक को मज़ीद रगड़ा गया। और मीर सलार तो इस सिचुएशन पर घबरा ही गया। बेचारे को इस से पहले कहाँ ऐसी सिचुएशन का अंदाज़ा था। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया? तुम ये पानी पी लो। मीर ने घबरा कर पानी के जग सामने किया, मगर रोने में कोई कमी नहीं आई। अच्छा तुम दुपट्टे से नाक साफ़ करती रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम कहो तो अभी के अभी मार्केट से मज़ीद दुपट्टे मंगवा लेता हूँ। मीर ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी बात की थी। इसे लगा कि दुपट्टे वाली बात पे परी को ज़्यादा रोना आ गया है। परियाम के रोने में कोई फ़र्क ना आते देखकर मीर भी परेशान होने लगा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि परियाम के रोने से किस तरह रोके, और परियाम तो दुपट्टे वाली बात सुन के और ज़्यादा रोने लगी। मेरी तो किसी को फ़िक्र ही नहीं है। नाक को फिर से रगड़ा और मीर बस छी करके रह गया। क्यों नहीं है फ़िक्र? मुझे तुम्हारी फ़िक्र तो हो रही है, इसलिए रोने से रोक रहा हूँ। मीर ने फर्श पर ढलकते हुए दुपट्टे को 2 उंगलियों की मदद से सोफ़े पर रखते हुए बोला। फ़िक्र होती तो आप मुझे अंधेरे में खड़ा ना करते और फिर तारीख कमरे में बंद भी नहीं करते। रोने में मज़ीद इजाफा हुआ। लो जी मीर सलाह हैदर, ये बात सारी ज़िंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मतलब थोड़ी सी तवज्जो हटेगी और ये फ़िक्रा मेरे मुंह पे मारा जाएगा। तुम ठीक फंसे हो। आई एम सॉरी यार। मीर के सॉरी कहने पर भी रोने में कमी नहीं आई। यार क्या हो गया है? अब कितना रोना है? देखो तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। खुदा के वास्ते रोना बंद करो। मीर के बस हाथ जोड़ने की कसर बाकी रह गई थी। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, रोते रोते बताया गया। और मीर तो इसकी बात सुन के हैरान रह गए, इसलिए सोफ़े पे इसके पास बैठ गया और परी का चेहरा अपने हाथों में लिया। ऐसा क्यों बोल रही हो? सब तुमसे प्यार करते हैं। मीर ने परी के आंसू साफ किए। बाबा प्यार नहीं करते थे, इसलिए मुझे छोड़ के चले गए। रोने में मज़ीद इजाफा हुआ। परियाम मेरी तरफ देखो यार, जिनको अल्लाह पाक ने अपने पास बुलाते हैं उनको तो जाना पड़ता है। और तुम्हारे बाबा तो सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करते थे। अब तुम इस तरह रो रो कर उनको तकलीफ़ पहुंचा रही हो। जानती हो ना, तुम्हारी उदासी इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। मीर ने बहुत प्यार से समझाया। मीर शायद इसकी बात समझ गई थी, इसलिए रोने में कमी आई, मगर पुकारा ज़रूर गया। और मीर तो परी के इस तरह मीर बुलाने पर अपनी जान भी हथेली पर रख के इसको सौंप दे। परी को तो मालूम ही नहीं था कि जब वो इस तरह मासूमियत से मीर बुलाती है तो मीर की जान ही निकाल लेती है। और ये बात बहुत जल्द मीर इसको बताने वाला था। फ़िलहाल मौका महल अच्छा नहीं था, इसलिए दिल की अनसुनी करते हुए परियाम को जवाब दिया। क्या हुआ? अब कौन सी बात परेशान कर रही है? परी के चेहरे से नज़रें हटा ली, क्योंकि वो कोई गुस्ताखी कर जाती और मीर ऐसा नहीं चाहता था। मम्मा ने मुझे एक बार भी गले नहीं लगाया। नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ। मैंने एक
बार भी मम्मा को गले नहीं लगाया, और वो भी मुझसे प्यार करती हैं ना। परियाम के लहजे में सदियों की प्यास थी और जैसे तस्दीक चाह रही हो कि इसकी मम्मा प्यार करती हैं, बस गले नहीं लगाती। हाँ मेरी जान, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, बस वो तुम्हें बताते नहीं हैं। तुम हो ही इतनी प्यारी कि खुद ब खुद प्यार हो जाए। मीर ने बेख्याली से ही अपने दिल की कैफियत बयान कर दी, और सामने भी परी थी, वो कहाँ ऐसी नज़ाकतों को समझती थी। फिर मैं मम्मा के पास जाके इनको हग करूँगी, मासूमियत से बताया गया। हाँ हाँ, तुम सबको जाके हक कर लेना, लेकिन फ़िलहाल तुम कुछ खा लो और फिर आराम करना है, इसके बाद तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। मीर ने परी को बोलते देकर इसके लबों पर उंगली रख के खामोश करवाया। फिर मुलाजमा को आवाज़ देने के बाद और परियाम को इसके हवाले करने के बाद खुद ज़रूरी काम का कहकर बाहर चला गया। ये मीर हवेली का मंजर है और लॉन्च में बिल्कुल आमने सामने बैठे दो नफूस खामोश थे। इसका मतलब यही था कि कोई बहुत ही बड़ी खबर सुनाई गई, जिससे दोनों नफूसों की ज़ुबान बंद हो गई है, वरना ऐसा कम ही होता है कि दोनों अपनी ज़ुबान को बंद रखें। जी हाँ, ये मीर सलार हैदर के बाबा जान और अम्मा हजूर हैं। दोनों की तबीयत में ही बोलना है। लास्ट मंथ मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से निकाले एंड बोलना है, और बहुत कम ऐसे मौका होते हैं जब दोनों अफराद खामोश हो, वरना बाबा जान ना सही मगर अम्मा सही ज़रूर बोलती हुई पाई जाती हैं। चलें इनकी बातों से मालूम करते हैं कि क्या हुआ है। मुझे यकीन था तुम्हारा बेटा कोई ना कोई गुल खिला के रहेगा, ऐसे ही तो शहर में इतनी बड़ी कोठी नहीं बनाई थी। मीर शहबाज हैदर मतलब बाबा सही ने हाँ झटके। आय हाय, कैसे मुंह फाड़ के मेरा बेटा कह दिया। आपका वो दुश्मन तो नहीं है, और कोठी की क्या बात करते हो, आपने भी तो इतनी बड़ी हवेली बनाई हुई है, और आप भी कोई गुल खिलाते रहते हैं क्या। अम्मा जान बेटे के ख़िलाफ़ कोई बात सुन ले, ऐसा क़यामत तक नहीं हो सकता। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सकीना कैसे मुंह फाड़ के कह दिया, सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने गुजार दी है। बाबा जान ने पहलू बदला। हाँ तो मेरे बेटे ने कौन सा छुप छुप कर ज़िंदगी गुजारी है जो इसके बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त कर लूँ। अम्मा जान ने भी मक्खी उड़ाई। मगर ये भी तो देखो, वो 6 सालों से हमसे नहीं मिला, क्या पता कैसी कंपनी में उठना बैठना हो। बाबा ने अम्मा को समझाना चाहा और अम्मा जान 6 सालों वाली बात पे जज्बज़ हुई। आप अपने जान से प्यारे शोहर को कैसे बताती कि वो अपने बेटे से पिछले महीने ही तो लंबी मीटिंग करके आई थी। अल्लाह जी, इनकी अपनी इतनी बड़ी कंपनी है, जो दूसरों की कंपनियों में क्यों बैठने लगा। और वैसे भी पूरा मुल्क जानता है कि इसको माशाल्लाह से बहुत बड़ा बिज़नेस है मेरे बेटे का। अम्मा जान ने अपनी समझ से शोहर का मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरी बात तो समझनी ही नहीं है मेरी प्यारी बेगम, आपको अपना बेटा मासूम ही लगेगा। जहाँ से खबर मिली है ना, वो पक्का सोर्स है, हमारा कोई गलत खबर नहीं दे सकता। बाबा ने अम्मा की बात इग्नोर करके बताया। हाय अल्लाह, आपने अपने बेटे के पीछे भी बंदे लगा रखे हैं, आपसे तो अल्लाह पूछेगा। मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा। अना मासूम, इतना मासूम तो है मेरा बेटा। अम्मा जान ने अपनी एक्टिंग स्टार्ट की, और अल्लाह माफ़ करे बाबा ने भी एक्टिंग करना अपनी अम्मा जान से सीखी है। अब तू अपना रौला पा दे। ओ मेरी भोली बेगम, बंदे इसलिए पीछे लगाए ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आखिर को मुल्क का बड़ा बिजनेसमैन है, कोई आम बात थोड़ी है। मीर शहबाज ने अपनी मूंछों को ताव दिया। हाय सदके, अम्मा जान का मखसूस फ़िक्रा, मेरे सदके हो रही हो। बाबा जान ने छेड़ा। मैं क्यों बुढ़े के सदके लूँ, मैं तो अपने जवान गब्बरो पुत्र के सदके ले रही हूँ। अम्मा ने कस्में हाना की नाक चढ़ाया। ओ मेरी भोली बेगम, ऐसे ना बोले, अगर अब भी बन ठन के बाहर निकलो तो कितनी हसीनाओं के दिल आहें भरते हैं। बाबा जान ने मज़ीद छिड़ा। मुझे तो वैसे भी इन आपके करतूतों पे शक रहता है, और आप खामख्वाह मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अम्मा जान को फिर से सदमा हुआ। मेरे करतूतों को छोड़ो और अपने बेटे पर ध्यान दो। बस मुझे अपने बेटे पे पूरा यकीन है, और ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर सकता। अगर शादी कर भी ली है तो मुझे अपने पुत्र का पता है, वो कोई आम लड़की नहीं होगी, बल्कि बहुत ख़ास होगी। अम्मा जान ने बात ही ख़त्म कर दी। हाँ हाँ, अपने बेटे के बारे में तो ऐसे ही बोलोगी। अगर यही हरकत मैं करता तो अब तक तूफ़ान आ जाता। बाबा जान ने टांग पे टांग चढ़ाई। लो भाई, बूढ़े हो गए मगर हरकतें नहीं बदली, मगर कुछ तो हया करो। अम्मा जान सीख पा हुई। अरे बेगम, हया करता रहता तो आपके ये बच्चे कहाँ से पैदा होते। बाबा सही मूड में बैठे थे, वरना इनके गुस्से से तो लोग पनाह मांगते हैं। आय हाय, ऐसी बातें करते हुए शर्म कर लिया करें, पता नहीं सियासत कैसे कर लेते हैं। अम्मा जान ने तो शर्मा के दुपट्टा मुंह में ही डाल लिया। अच्छा, अब दुल्हनों की तरह शर्माना बंद करो और ये बताओ बच्चे कहाँ हैं। बाबा सही तो अम्मा जान का शर्म से लाल होता चेहरा देख के खुश होगी, इसलिए बात बदलने में ही आफियत जानी। सब अपनी फुफ्फो की तरफ हैं, शुबाना चची भी साथ गई हैं। अम्मा जान ने जवाब दिया।
चलो फिर मैं तब तक आराम कर लेता हूँ, शाम को कहीं जाना भी है। बाबा साईं ये कहते हुए बेडरूम की जानिब बढ़ गए। परवीन मेरे लिए ताज़ा जूस लेकर आओ और दोपहर का खाना जल्दी जल्दी बनाओ, मेरे बड़े मीर घर पर ही हैं। बाबा साईं के जाते ही अम्मा ने मुलाजमा को काम पे लगाया और ख़ुद सोचते हुए लाउंज से बाहर निकली। पता नहीं किस बदबख्त ने मेरे पुत के बारे में ऐसी खबर फैलाई है। सुमाना आती है तो मीर को कॉल करके बोलती हूँ, क्या पता झूठी खबर हो, ऐसे ही मेरे गबरू को बदनाम करना चाहता हो। अम्मा जान बड़बड़ाती हुई, माँ वाला यकीन कि मेरा बेटा तो सबसे मासूम है। कुछ लोग मुंतज़िर हैं मेरे ज़वाल के। मीर सड़कों की खाक छान कर घर में दाखिल हुआ ही था जब मुलाजिम ने इसे किसी की आने की इत्तला दी। मीर हैरान हुआ क्योंकि वाइट विला में सिर्फ मखसूस लोग ही आते हैं और जो आते हैं वो घुस आते हैं। तो आज कौन सा मेहमान आ गया जिसे ड्राइंग रूम में बिठाया गया है और वो कब से मेरा मीर का इंतज़ार भी कर रहा है। खैर, मीर हैरान होता बगैर फ्रेश हुए ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ा, मगर रूम में दाखिल होते ही अफ़ान खान पर जैसे ही नज़र पड़ी तो चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट आई। आओ साले साहब, मुझे बताया ही नहीं किसी ने कि मैं घर में साले साहब आए हैं, वरना मैं तो सब कम छोड़ छाड़ की आंखों के बल आपके पास हाजिर हो जाता। तंज़िया मुस्कुराहट के साथ साथ अल्फाज भी तंज़िया थे। मैं भी तुमसे मिलने के लिए मरा नहीं जा रहा था, मैं यहाँ पर अपनी बहन को लेने आया हूँ। मेरे घर से तुम्हें इसलिए आने दिया क्योंकि मैं इतने लोगों के दरमियान कोई बदमज़गी नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं अपनी बहन को लेके जाऊँगा। अफ़ान खान ने भी सोफ़े से उठने की जहमत नहीं की और बैठे बैठे ही अपने आने की वजह बताई। साले साहब, मीर सलार हैदर शक्ल से इतना बेवकूफ़ लगता है या फिर अफ़ान खान लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर है। मीर ने पुरसोच नज़रें इस पर डाली। क्या मतलब है इस बात का? अफ़ान ने गैर मुतवक्का बात सुनकर आबरू चढ़ाए। मतलब यह है साले साहब कि आपने अपनी बहन को आने नहीं दिया, बल्कि निकाह नामे पर जो स्टेटमेंट लिखी थी उसके मुताबिक आपको खामोश होना पड़ा, वरना आप तो मक्खन से घी निकालने पर तुले हुए थे। मैंने नाक चढ़ाई। मीर ने नाक चढ़ाई। क्या क्या लिखा हुआ था निकाह नामे पर? वो जान को अनजान बना और इसकी इस हरकत मीर हंसा मुस्कुराया। साले साहब, निकाह नामे पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ था कि सादिक खान अगर इस दुनिया से रुखसत हो गया तो परियाम खान की सारी जिम्मेदारी मीर सलार हैदर पर होगी और वही इसका वारिस होगा। इन अल्फाज पर आपने गौर नहीं किया होगा। चिच मीर ने अफसरदा शक्ल बनाई। मैं इस निकाह को ही नहीं मानता, तुमने ज़बरदस्ती की होगी मेरी बहन के साथ, इसलिए बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी औकात बता दूंगा। अफ़ान भी मुस्कुराया। मिस्टर अफ़ान खान, पहली बात, परियाम अब तुम्हारी बहन नहीं मेरी बीवी है, और दूसरी बात, मैं तुम्हारे मानने और नाम मानने को अहमियत ही नहीं देता, तो इसलिए बराह करम अपनी गंदी शक्ल को मेरे सामने से गुम करो। मीर लगी लिपटी के बगैर बोलते हुए खड़ा हुआ। तुम अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे, अफ़ान ने भी उठते हुए धमकी दी। मैं फ़िलहाल तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि आज तुम अपनी टांगों पर जा रहे हो, वरना मैं अपने दुश्मनों को इस घर में आने की इजाज़त नहीं देता, और अगर आ जाए तो फिर अपनी टांगों पर वापस नहीं जाते। मीर इसके करीब आके घर आया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अफ़ान खान गड़बड़ाया। नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा महल है, कोई सराय नहीं जो हर कोई मुंह उठा के आ जाता है, इसलिए आइंदा इधर आने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तुम अपनी टांगों पर तो आ जाओगे लेकिन अपनी टांगों पर जा नहीं सकोगे, सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। इसकी आंखों में देखते हुए मीर गिराया, और अफ़ान खान तो मीर को पहले से जानता था, कैसे न डरता। तुम्हें तो मैं देख लूँगा। अफ़ान खान डरते हुए दरवाजे की जाने बढ़ा। क्यों नहीं साले साहब, मैं अपनी अच्छी सी तस्वीर फ्रेम करवा के आपको गिफ्ट भेज दूँगा, फिर जी भर के देखते रहना। मीर ने इसके डरने पर मुस्कुराते हुए पीछे से हाँक लगाई। गार्ड्स को भी खींचना पड़ेगा क्योंकि किसी को भी मुंह उठाकर अंदर आने देते हैं, नॉनसेंस ना हो। तो अगर आज साला परियाम से मिल लेता तो पता नहीं क्या होता। वैसे ही बीवी साहिबा दिमाग बहुत कम यूज़ करती हैं। मीर बड़बड़ाते हुए फ्रेश होने की घर से बेडरूम की जानिब बढ़ा। ताल्लुक़ हो तो रूह का हो, दिल तो अक्सर भर जाते हैं। मीर फ्रेश होने के बाद परियाम को देखने के लिए बेडरूम से बाहर निकला, क्योंकि मुलाजमा ने इसको आते ही बता दिया था कि बीबी साहिबा नीचे वाले रूम में आराम कर रही हैं और फ़िलहाल कुछ खाया भी नहीं है। मीर को ना खाने पर गुस्सा तो आया, मगर ज़ब्त कर गया। जानता था परियाम ने पिछले 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए मुलाजमा को कुछ अच्छा सा बनाने का बोलकर परी वाले रूम में दाखिल हुआ। परियाम को सुकून से आराम करते देख दिल खुश हो गया, मगर खाना खिलाना भी लाजमी था, इसलिए बेड के नज़दीक आकर खड़ा हुआ और फिर आहिस्ता से इसके बिल्कुल करीब बैठ गया। परी के चेहरे पर आई 2-3 आवारा लट्टों को फूंक मारकर पीछे किया। बड़ी फूंक से थोड़ा कसमसाई
लेकिन फिर मीर की तरफ करवट लेके सो गई। मेरी चिड़िया सोते हुए और ज़्यादा मासूम लग रही है। नहीं मतलब मेरी चिड़िया तो है ही मासूम, बस ठीक से रोती नहीं है। मीर को परी का दुपट्टे के साथ नाक साफ करना याद आया तो छी करके अपनी सोचों को कंट्रोल किया और परी को बाजू से हिलाकर जगाने लगा। परी जो रोते रोते सो गई थी और ख्वाब में भूत और चुड़ैलों को देख रही थी। मीर के बाजू हिलाने पर डर के मारे भूत भूत चीखती उठी। मीर परी के इस तरह चिल्लाने पर डर के मारे 4 फुट दूर जाके खड़ा हो गया। कहाँ है भूत? मीर परी की हरकत पर गुस्से से गिराया। अभी मेरे बाजू को हिला रहा था। परी अभी भी सदमे से अपने बाजू को देख रही थी। मीर को नोटिस ही नहीं किया। व्हाट? तुम्हारा मतलब मैं भूत हूँ? मीर ने आंखें दिखाई मगर इधर देख कौन रहा था। नहीं आप भूत नहीं हैं बल्कि वो भूत है जिस जो मेरा बाजू हिला रहा था। परी ने डर के साथ झटका। ये इधर रहा भूत। एक्चुअली ये खादम खास आपका बाजू हिला हिला के जगाने की कोशिश कर रहा था। मीर ने दांत पीस कर अपनी तरफ इशारा किया। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि इधर भूत है। परी ने हिचकिचाते हुए समझाने की कोशिश की। मीर गुस्से से इसकी जानी बढ़ा मगर कुछ सोचकर 2 कदम पीछे हुआ। हाँ मैं भी तुमसे यही बोल रहा हूँ कि इस कमरे में भूत है। 2-3 बार तो मैंने अपनी आंखों से भूत को इस रूम में आते देखा था। मीर ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को रोका और संजीदा शक्ल बना के बताने लगा कि क्या मुझे पहले क्यों नहीं बताया? परी खौफ के मारे बेड से उछलकर मीर के बिल्कुल करीब आई। तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था और मेरे बेडरूम में आराम करने के बजाय इस रूम में क्यों आई थी? मीर परी को अपनी बाहों में घेरे में लेता हुआ बोला और परी डर के मारे ज़्यादा ज़ोर से चिपकी। आप गुस्सा होते ना इसलिए नहीं गई? परी ने डरते डरते चेहरा उठाकर मीर की तरफ देखा। अब कौन काफर गुस्सा करता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से गुस्सा ख़त्म होता जा रहा है। मीर परी को बाहों में घेरे में लेकर बाहर की तरफ बढ़ा। सच्ची? परी इसके गुस्सा ख़त्म होने वाली बात पर और ज़ोर से चिपकी। लड़की मारोगे क्या मुझे? मीर इसके ज़ोर देने पर मसनूई खांसा। सॉरी। परी ने शर्मिंदा होकर मीर को छोड़ा और मीर को परी का यूं पीछे होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है जब तुम मेरे करीब होती हो ना तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मीर ने परी को खींचकर फिर से अपने नज़दीक किया। जब मैं बाबा के करीब जाती थी उनको भी गुस्सा नहीं आता था वरना तो गुस्से में रहते थे। परी एकदम से अफसरदा हुई। अपने बाबा से कंपेयर करने पर मीर को एकदम खांसी का दौरा पड़ा। क्या हुआ? परी बेचारी परेशान हुई। कुछ नहीं हुआ, तुम फ्रेश हो के आओ फिर कुछ खा लेते हैं, इसके बाद दाद तुम्हें हॉस्टल छोड़ आएगा। मीर ने हाथ से जाने का इशारा किया। परी परेशान होती मीर के बेडरूम की तरफ बढ़ी और मीर को इसको अपने बेडरूम की तरफ जाते देखकर मुस्कुराया। अब कभी मेरे बेडरूम के अलावा कहीं और जाके दिखाओ, भूत बन के डराऊँगा। इतना बड़ा घर भी नहीं होना चाहिए कि बंदा अपनी महबूबा को देखने के लिए तरसे। मीर सर खुजाते हुए बड़बड़ाया। तुम नहीं, कुछ नहीं। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे आऊँ गोरी, आएंगे तेरे सजना। रवाज़ अच्छी खासी तैयारी करके गुनगुनाता हुआ अपने रूम से बाहर निकला। जब इसका इरादा हाना से मिलने का था, कल हाना से बात करने के बाद वो वैसे ही हवाओं में उड़ रहा था। मेरा बेटा इतना ज़्यादा तैयार श्यार होके किधर जा रहा है? लाउंज से गुजरते हुए रवाज़ को जब मामा ने इतना तैयार होके देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा। वो मामा आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए तैयार होने के लिए फिर से घर आ गया था। बस अब कॉफ़ी के लिए निकल रहा हूँ। रवाज़ तो मामा को देख के गड़बड़ाया क्योंकि बुआ की आखिरी इत्तलात के मुताबिक तो मामा घर पर ही नहीं थी, पर इस तरह अचानक सामने आने रवाज़ बेचारा घबरा गया। अभी तक मीटिंग कामयाब नहीं हुई क्या? मामा ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। नहीं, बस इंशाल्लाह आज कामयाब हो जाएगी। रवाज़ ने मामा की तरफ देखते हुए बगैर जवाब दिया। वैसे इस मीटिंग के लिए कितने महीनों से मेहनत कर रहे थे? संजीदगी से पूछा गया। मामा मात पूछे कितनी मुश्किल से मानी है। रवाज़ के मुंह से एकदम पिसला मगर मामा के चेहरे पर नज़र पड़ती अपनी गलती का अंदाज़ा बखूबी हो गया, इसलिए झट से माँ को गले गया। मम्मा दुआ करे वो मेरी हो जाए। रवाज़ ने लाड से माँ के कंधे पर सर रखा। अगर मेरा होनहार बेटा इतने महीनों से मेहनत कर रहा है तो खास मीटिंग होगी और मेरी तो सारी दुआएं ही मेरे बेटे के लिए हैं। मम्मा शरारत से मुस्कुराई। थैंक यू मम्मा एंड लव यू मम्मा, फिर रात को डिनर पर मिलते हैं। रवाज़ मम्मा की शरारत समझते हुए बाहर की तरफ भागा। मम्मा भी कितनी चालाक होती हैं, चेहरों से ही पहचान लेती हैं। गाड़ी में बैठते हुए बड़बड़ाया और जन से गाड़ी को हाना के कॉलेज की तरफ मोड़ा। जानता था अगर थोड़ी ही देर होगी तो चुड़ैल, मेरा मतलब हाना, हॉस्टल में घुस जाएगी और फिर नाक रगड़ने पर भी हॉस्टल से बाहर नहीं निकलेगी। रवाज़ इसलिए छुट्टी से पहले कॉलेज पहुंचना चाहता था और रवाज़ की किस्मत अच्छी थी। वो आज हाना साहिबा पूरे लेक्चर लेकर ही कॉलेज से बाहर निकली, वरना बहुत कम ही ऐसा होता है कि हाना पूरे लेक्चर लेकर। आज भी हाना का अकेला हॉस्टल जाके सड़ने को इरादा नहीं था, इसलिए कॉलेज में ही रही। परी की गैर मौजूदगी की वजह से अच्छी खासी चिड़चिड़ी हुई पड़ी थी।
ओहो, आज हवा क्यों नहीं चल रही और मेरे बाल क्यों नहीं उड़ रहे यार। फिल्मों में तो हीरोइन से मिलने पर सुहानी मस्तानी हवाएं चलने लगती हैं और हीरोइन के बाल और हीरो के बाल उड़ने लगते हैं। ओ माय गॉड, मैं तो जेल लगा के आया हूँ, तो कैसे उड़ सकते हैं? चलो बगैर मस्तानी हवा के ही अपनी हीरोइन से मिलते हैं। रवाज बड़बड़ाता हुआ अन्नी के पास पहुंचा। अस्सलामुअलैकुम मैडम, वो सर ने आपको याद किया है। रवाज ने करीब जाते ही सर झुका लिया और अदनी सा गुलाम बनने की एक्टिंग की। हाना आज भी रमशा के साथ ही कॉलेज से बाहर आई थी। हाना तो रवाज को देख के हैरान हुई ही थी, मगर रिमशा ने बाकायदा उंगलियां दांतों में दबा रही। हाना ने रिमशा की तरफ देखा और रवाज को घूरने पर अश अश कर उठी। ओके रमशा, मैं भाइयों के पास जा रही हूँ, तुमसे शाम को मिलती हूँ। हानी ने रमशा के सामने हाथ हिलाया। ये तुम्हारे भाई की ऑफिस में काम करता है क्या? रमशा हानी के कान में मनमनाई। हाँ जी, वही काम करता है। हाँ, हानी ने रमशा को जवाब देकर जोर को घूरा, जो अब रमशा को देख रहा था। फिर तुम आते हुए इसका फ़ोन नंबर ले लेना, रमशा ने शर्माते हुए हाना के कान में कहा। ओके, लेके आऊँगी, फ़िलहाल तुम हॉस्टल जाओ। हाना ने दांत पीसे। ओके, अल्लाह हाफिज़। रवाज को ख़ास तौर पे देख के कहा गया। रवाज बेचारा हानि की गोलियों से ही डरा हुआ था। रिमशा के खुदा हाफिज़ का जवाब खाम देता, इसलिए जवाब सिर्फ हाना की तरफ से ही दिया गया। रमशा के जाते ही हाना तीखे चितौनों के साथ रवाज की तरफ मुड़ी और रवाज बेचारा गड़बड़ा गया। वो मैं कह रहा था कि मौसम आज बहुत अच्छा है। रवाज ने इधर उधर देखते हुए बात की। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बात कह के अपनी ही बैंड बजवाई। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि शायद बरसात हो। हानी ने चमकते सूरज को देख के भिगो के तंज मारा। बादल तो कहीं नज़र नहीं आ रहे मुझे। रवाज हैरान हुआ और अच्छे मौसम के आसार मुझे भी नज़र नहीं आ रहे। हाना ने रवाज को घूरी से नवाजा। चले, फिर रवाज ने से बात ना बन सकी तो चलने का ही कह दिया। किधर, तुम्हारे वलीमे में जाना है क्या? हाना ने परी की गैर मौजूदगी का गुस्सा बेचारे रवाज पर निकाला। वलीमा भी बहुत जल्द हो जाएगा और तुम्हारी मौजूदगी भी लाजमी होगी। रवाज आने की बात सुन के थोड़ा रिलैक्स हुआ। हाँ, क्यों नहीं, बहन की मौजूदगी लाजमी तो होगी। हाना ने हॉस्टल की तरफ कदम बढ़ाते हुए रवाज को तपाया। बहन की मौजूदगी के साथ साथ बीवी का होना भी लाजमी होता है, रवाज कहता हुआ जल्दी से हानी के सामने आया। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारी बीवी को भी देख लूँगी। हाना ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। हम तो वो जो तुम्हारी दोस्त अभी अभी मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी, इसके बारे में क्या ख्याल है? जोड़ी कैसी लगेगी? रवाज ने मुस्कुराते हुए चिढ़ा और हानि का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। तुम मेरे हाथों से मरोगे बंदर, मैं बनाती हूँ तुम्हारी जोड़ी इसके साथ। अब किधर भाग रहे हो कमीने इंसान? मुझे पहले ही पता था हर लड़की पे लाइन मारते हो तुम। अब मुझसे बात मत करना। हानि लोगों की परवाह किए बगैर शूज़ उतार के रवाज के पीछे भागी और रवाज इसका पागलपन देख के मुस्कुराता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। हाँ हाँ यार, कसम ले लो, जो तुम्हारे अलावा किसी और लड़की पे लाइन मारी हो तुम पहली हो, और अब आखिरी का पता नहीं वो कौन होगी। रवाज अभी भी मुस्कुरा रहा था। हानि ने जैसे ही रवाज की बात सुनी वो गाड़ी के पास ही बैठकर रोना शुरू हो गया और रवाज हाना को रोते देखकर बुखला गया और जल्दी से हाना वाली साइड पे आके इसको उठाया और फ्रंट सीट पर बिठाने के बाद खुद ड्राइविंग सीट पर आके बैठा। क्या हो गया यार? रवाज ने हाथ बढ़ाकर आंसू साफ करने चाहे, जिसे बुरी तरह झटका गया। तुम मुझसे बात मत करो, तुम ना चीटर हो, तुम लायर हो, हिचकियों में कहा गया। यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई एम रियली सॉरी यार। रवाज शर्मिंदा हुआ। और मैं मजाक में भी अपनी चीज़ किसी को शेयर नहीं करने देती। और फिर आप हैं। सू सू करते हुए आम से लहजे में बहुत ख़ास बात बताएगी। रवाज तो ये सुनते ही आसमान में उड़ने लगा। इसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आम से लहजे में की जाने वाली बात इतनी ख़ास भी हो सकती है। मैं क्या हूँ, कुछ ख़ास सुनने के लिए उकसाया गया। तुम बंदर हो, लूमड़ हो, नाक चिढ़ा के बताया गया। और अपना पता है क्या? रवाज ने हन्ना के नाक को खींचते हुए खुश ख्वाहिश दिल में दबाते हुए कहा। हाँ जी, मैं ब्यूटीफुल हसीना हूँ, खिलखिला के बताया गया। तुम ना एक चुड़ैल हो जिसने बंदर के दिल पर कब्जा कर लिया और अब दिन रात इसका खून पीती रहती है। और रवाज ने भी हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट की। और हाना रवाज की बात सुनकर फिर से शुरू हो गई। मगर यही तो ज़िंदगी है ना, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी खुशनुमा, थोड़ी सी बदमज़ा। ताहाल हमें जो भी वफादार मिला, अफसोस हद से बढ़कर अदाकार मिला। 1 महीने बाद परियाम और हाना हॉस्टल छोड़ के मीर के घर वाइट विला आ चुकी थी, क्योंकि मीर अब परियाम को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए परियाम के हॉस्टल जाने के बाद मीर ने हाना को अपने घर में शिफ्ट होने को कहा, तो इसने परी के बगैर आने से मना कर दिया, जिसकी वजह से मीर ने मसनूई गुस्से से अपनी दोस्त को भी साथ लाने को कहा। और हानी बगैर सोचे समझे इस बात पर ही खुश हो गई थी कि चलो इसको दोस्त के साथ भी इसकी दोस्त साथ होगी। और परियाम को तो मीर ने पहले ही हाँ करने को कहा था, जिसकी वजह से वो भी बगैर चूं चना किए वाइट विला आने के लिए तैयार हो गई थी। अब दोनों दोस्तें मज़े से वाइट विला में रहती हैं। मीर ने दाद को सख्ती से कह दिया था कि वो दोनों को अपनी निगरानी में छोड़ भी आया करे और ले भी आया करे। और हाना को भी कह दिया था कि वो दाद के अलावा किसी के साथ ना आए।
हाना की मीर के घर में रहने वाली बात फ़िलहाल समामा के अलावा हवेली में किसी को नहीं बताई गई थी, क्योंकि बाबा जान के गुस्से का पता नहीं चलता वो किस बात को लेके गुस्सा हो जाएं और फिर इस बात को अना का मसला बना ले, जैसे मीर की बिज़नेस वाली बात को अना का मसला बना लिया था। और आज तक मीर को हवेली में नहीं आने दिया, क्योंकि गुस्सा तो उतर चुका है, मगर अभी तक बेटे को बुलाने में अना आड़े आई हुई है और पता नहीं ये अना का हौल कब तक चढ़ा रहेगा। परी, मैं ना कुछ सोच रही हूँ। लॉन्च में स्नैक्स के साथ इंसाफ करती हाना ने परी को मुखातिब किया। क्या सोच रही हो? परी ने एलसीडी से नज़रें हटा के हानी को देखा। ओहो, तुम पहले वॉल्यूम तो कम करो, राज की बात बताने वाली हूँ। हानी ने वॉल्यूम की तरफ तवज्जो दिलाई तो परी ने जल्दी से वॉल्यूम कम किया और हाना के करीब खिसकी। हाँ, अब बताओ क्या बात है? परी बड़ी आंखों को मज़ीद फुला के पूछा। क्या तुम्हें भाया कैसे लगते हैं? हानी ने आंखें पटाई। भाया लगते और क्या लगते? परी ने मासूमियत से जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब, चलो पहले ये बताओ, कभी नावल पढ़े हैं? हानी ने गुस्से को जब्त करके पूछा। नहीं पढ़े कभी भी। परी ने ना में सर हिलाया। चलो तुम्हें मैं बताती हूँ कि भाया कैसे लगते। अब तुम ना मेरे भाया जब आएँ तो इनको गौर से देखना। वो ना नावल के हीरो जो होते हैं उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। मेरा मतलब इनकी नशीली आँखें। और परियाम को वो नशीली आंखें तो नहीं, मगर गुस्से से हर वक्त भरी हुई नज़र आती हैं। इनका मगरूर नाक जिस पर हर वक्त गुस्सा ही रहता है। इनके प्यारे होंठ, हाँ, जिनसे आग निकलती रहती है। इनके खूबसूरत हाथ और कसरती जिस्म। वो ना परियाम ने बोलने की नाकाम कोशिश की, मगर हानि के सामने कोई बोल पाया है जो आज वो बोल पाती। तुम पहले मेरी बात तो सुन लो। मुझे ना ज़्यादा तारीफ़ करनी नहीं आ रही, तो बाकी की तारीफ़ तुम नावल पढ़ के खुद ही सोच लेना। अरे हाँ, जब वो चलते हैं तो धमक की आवाज़ आती है और बंदा इस धमक के खौफ से ही मर जाए। हवाएं चलती हैं। परी यार, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी। पता नहीं राइटर्स कैसे अपने नावल के हीरो की तारीफ़ कर लेती हैं। तुम बस यही समझ लो कि मेरे भाई यूनानी देवता हैं और परियाम को यूनानी देवता का खाक पता होगा। हानी ने सोच सोच कर अपने भाइयों के लिए अल्फाज ढूंढे। अब मैं क्या करूं? परी के मुंह से निकलने वाले अल्फाज हानी को गुस्से में दिलाने के लिए काफ़ी थे। तुम उठ के भंगड़ा पाओ और कुछ ना करो। हानी ने गुस्से से परी को घूरा। मगर मुझे भंगड़ा नहीं आता। परी ने मासूमियत से बोलते हुए हद ही कर दी। परी, मैं तुम्हारा क्या करूं? किस तरह से समझाऊं? हानी की अपने बाल खींचने की कसर बाकी रह गई थी कि क्या हो गया है? गुस्सा क्यों कर रही हो? परी पीछे खिसकते हुए बोली। मैं पागल हो गई और मुझे पागल तुम कर रही हो। हानी ने गुस्से से स्नैक्स पटके। मैंने क्या किया है? परी हानी के गुस्से से रोहानसी हुई। तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हानी सीरियस होके बोली। क्या करना पड़ेगा? परियाम तो सुने बगैर ही डर गई। मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें भाइयों को पटाना है और इस तरह का पटाना है कि भाया तुम्हारे कदमों में आ गिरे। हानी ने अपनी तरफ से धमाका ही किया, मगर सामने भी परियाम थी। मगर पटाने के बाद क्या करेंगे? अपनी तरफ से बहुत अच्छा सवाल किया गया और हानी का दिल क्या वो कहीं चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाए? मतलब इतनी खुली हुई बात ही नहीं समझ आई। पटाने के बाद हम क्रिकेट खेलेंगे ना भाइयों के साथ। हानी ने गुस्से से पुचकारा। मगर मुझे क्रिकेट अच्छी नहीं लगती, नाक चढ़ाकर बताया गया। क्रिकेट नहीं तो कुछ और खेलेंगे, मगर खेल तो ज़रूर खेलेंगे। अब इसके लिए तुम रेडी हो जाओ। हानी ने वार्न किया। ओके, मैं रेडी हूँ। शर्ट के बाजू चढ़ाए। आज के लिए तुम्हारा काम यह है कि भाइयों के आते ही तुम मुस्कुराते हुए इनको पानी पिलाओगी और बोल्ड अंदाज में पूरे दिन का हाल पूछोगी। मगर ये तो परी हानी की बात सुन के घबराई। चुप रहो और मेरी बात सुनो। इसके बाद तुम स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरोगी और अगर तुमने ये ना किया तो रूम में नहीं घुसने दूंगी मैं। भाया के आने पर बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगी। और हाँ, सेलफोन कहाँ है तुम्हारा? बात करते करते हानी ने एकदम से पूछा। ये रहा। परी ने परेशान होकर सेलफोन हानी को पकड़ाया। अच्छा, मुझे दो। इसमें मैं ना रेनिया, महविश, इरज, मीरब, हुरिया और बाकी अच्छी राइटर के नावल डाउनलोड कर दूंगी और फिर तुमने वो सारे नावल्स पढ़ने हैं। क्या पता फिर अकल आ जाए, वैसे उम्मीद तो नहीं है। ओके, अब मैं रूम में जा रही हूँ और ख़बरदार जो तुम भाइयों के आने से पहले इस जगह से हिली भी तो मैंने तुमसे बोलना बंद कर देना है। ओके बाय। हानी वार्निंग देते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़े। मगर मैं ये सब क्यों करूँ? वो पहले ही गुस्से में रहते हैं, इस तरह तो और गुस्सा होंगे। अगर नहीं किया तो हानी रूम में नहीं घुसने देगी। प्लीज़ अल्लाह ताला मेरी मदद करे। परी ने आसमान की तरफ देख के हाथ उठाए।
अम्मा जान इस वक्त अपने रूम में थी और परवीन को मामा को बुलाने भेजा था। आज फिर बाबा ने मीर की शादी वाली बात बताई तो इस बात को लेकर समामा को अपने पास बुलाया ताकि फिर से कंफर्म कर सके। समामा, पुत तेरी मीर से बात हुई है? क्या कहता है? और तेरे बाबा साई तो इस बात के पीछे ही पड़ गए हैं, मेरे पुत्र को जीने नहीं देगा। हाय मेरा गबरू जवान, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। समामा के आने पर अम्मा हजूर ने परेशानी से पूछा। अम्मा जाना परेशान ना हो, मैंने 2 दफ़ा दाद से पूछा है तो इसने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत खबर मिली है। समामा ने पैर दबाते हुए कहा। कैसे परेशान ना हो, एक ही तो बेटा है और दुश्मन वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब ये झूठी खबरें पता नहीं कौन फैला रहा है, तुम्हारे पापा पता नहीं कब माफ़ करेंगे मेरे बेटे को, परेशानी से बताया गया। अम्मा जान, बाबा अब गुस्सा नहीं है, बस थोड़े नाराज़ है और ये नाराज़गी भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, बस आप अपनी तबीयत ख़राब ना किया करें, समामा ने दिलासा दिया। कह तो ठीक रही है, वैसे मैं सोच रही हूँ कि मीर पुत्र के लिए तेरी पुप्पो की नंद की बेटी मोमना कैसी है? बच्ची तो हया वाली है, मुझे तो बहू के रूप में बहुत पसंद है। राजदारी से पूछा गया। अम्मा, मोमना बहुत अच्छे हैं, मगर भैया के आने से पहले कोई बात मत करे, पहले भाइयों से पूछेंगे फिर ही बात आगे बढ़ाएंगे, समामा ने 2 टोक अंदाज में कहा। हाँ ये बात भी तुमने सही की है। चलो पुत्र तुम जाओ और ज़रा चच्ची को मेरे पास भेजो, अगर इसे मोए पार्लर से फुर्सत हो। अम्मा जान ने नाक चढ़ाया। अम्मा जान को चाची के पार्लर वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो हर वक्त कहती रहती हैं कि क्या कार्टून बना देती हो, अच्छी खासी शक्ल का बेड़ा गर्क कर देती हो, मगर चच्ची के शौक के आगे ये 2-4 लफ्ज़ कुछ भी नहीं है। ओके अम्मा जान, मैं चच्ची को आपके पास भेजती हूँ। समामा मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकली। हाय पता नहीं कब मेरा बेटा इस हवेली में कदम रखेगा। अम्मा हजूर बड़बड़ाते हुए लेटने की कोशिश करने लगी। मेरे को आज मीटिंग की वजह से घर पहुंचने में देर हो गई थी, वरना तो वो आम रूटीन में 5 बजे घर पहुंच जाता था, मगर आज 6 से भी ऊपर टाइम हो चुका था। मगर अंदाज खुशगवार था, वजह परियाम का अपने घर में होना है, इसलिए मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरा और दाद को जाने का इशारा किया और खुद अंदर की जाने बढ़ा। लाउंज में दाखिल होते ही नज़र सोफे पर बैठी परियाम पर गई तो आंखों में एकदम से दीप जले। इधर उधर हानि को देखा कि पटाखा कहाँ है। पटाखा नज़र नहीं आई तो कदम खुद ब खुद परियाम की तरफ बढ़े। पास जाते ही खनकार कर परियाम को अपनी जानिब मतवज्जा किया। परियाम जो कार्टून देखने में महब थी, आवाज़ पर सर उठा के देखा तो मीर को खड़ा हुआ पाया, इसलिए हड़बड़ाकर खड़ी हुई और घबरा कर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। दिमाग में हानि की बातें गर्दिश करने लगी। वालेकुम अस्सलाम, गुड़िया कहाँ है? नज़र नहीं आ रही मुझे, एहतियातन पूछ लिया। वो रूम में असाइनमेंट बना रही है, मीर के सामने पर अभी भी अटक जाती है। तुमने बना ली है क्या? गुफ्तगू तो करनी थी। हाँ ना, आपने इधर से हिलना नहीं है। घबराहट में जल्दी जल्दी हाँ ना कहती, ये जा वो जा, और पीछे में मीर अरे अरे ही करता रह गया। ये पानी पी ले। मीर को भी सोफे पर बैठे 1 मिनट भी नहीं हुआ था जब शर्माती हुई आवाज़ में पानी का गिलास सामने किया गया। मीर तो बेहोश होते होते रह गया। जो लड़की आपके सामने ना आना चाहे वो एकदम से आपकी खिदमत करने लगे तो हैरान होना बनता है। और मीर भी इसी फीस से गुजर रहा था, मतलब कुछ तो गड़बड़ की निशानी है। मुझे पानी की अशद ज़रूरत हो रही थी। मसनूई संजीदगी से काम के दौरान तो कोई पूछता ही नहीं होगा। परी बेचारी हकीकतन परेशान हुई। और क्या हम जैसे गरीबों से भी कोई पूछता है? मीर ने परियाम की परेशानी पर मुस्कुराहट दबाई। मैं फिर पूरा जग लेकर आती हूँ। परेशानी में बगैर कुछ सोचे किचन की तरफ भागी। मतलब अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल तो करना ही नहीं था। इतना बड़ा बिजनेसमैन और उसके अपने ही ऑफिस में कोई इससे पानी का नहीं पूछता, वैसे हद हो गई है। मैं आज सिर्फ पानी पे ही गुजारा करूँगा। क्या अल्लाह ताला ऐसी बीवी किसी दुश्मन को भी ना दे। मीर तुम अपनी ज़िंदगी का नक्शा खींच लो कि कैसी होनी है। मीर ने अफसोस से सर झटका। ये ले पूरा पानी पी ले। जग को सामने पेश किया गया और मीर अपनी बीवी पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकता था। परियाम शर्माते हुए मीर के सामने सोफे पर बैठी और बालों में हाथ फेरने लगी। मजबूरी में हानि की बातें माननी पड़ी और मीर परेशान होकर इसकी हरकतें मुलाहिजा कर रहा था। क्या हुआ? सर में जुएँ पड़ गए हैं जो बार बार बालों में हाथ चला रही हो? मीर से जब बर्दाश्त ना हुआ तो आँख थू करके पूछ ही लिया। अगर परियाम को रोमांस का नहीं पता था तो मीर भी इस फील्ड में ज़ीरो ही था। नहीं तो ये तो हाना ने ऐसा करने को बोला है, परियाम ने मासूमियत से जवाब दिया। क्या मतलब क्या करने को बोला है? मीर को शौक़ लगा। हाना वैसे ही पटाखा था, पता नहीं परियाम से कौन से कारनामे करवाने चाहती थी। आपको ना पटाने का बोला है, दुपट्टे को सर पर जमाते हुए कहा गया और मीर को पानी पीते हुए छू लगा। वट, मुझे पटाने को बोला है? हद है। अब पटे पटाए शौहर को बीवी फिर से पटाएगी? मतलब अब मेरी मासूम बीवी मुझे अपनी ट्रिक्स से पटाएगी? इंटरेस्टिंग है। वैसे मुंह साफ करके पूछा। हाँ ना, ज़ोरों शोर से सर हिला के जवाब दिया। हो तो कब तक पटाओगी? संजीदा होकर पूछा। जब तक आप पट नहीं जाते। राजदारी से बताया गया। रोज़ ऐसे ही पटाओगी क्या? नहीं, हाँ ना जैसे बताएगी वैसे ही पटाऊँगी। बड़ी बात तो अब बताई गई थी। ओके, फ़िलहाल तो ये पानी मेरे रूम में लेकर आओ। जग की तरफ इशारा करके मीर अपने रूम की तरफ जाने लगा।
मम्मा मगर हाना ने रूम का तो नहीं कहा था। हैरान होकर मीर की तरफ देखा। पानी का तो कहा था। मैं भी वही पानी का कह रहा हूँ। अब वो रूम में हो या किचन में हो या कहीं और। मेरी मीर संजीदगी से कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वैसे कह तो ठीक रहे हैं, चलो पानी दे आती हूँ। वैसे ही पूरा दिन पानी नहीं मिलता। मासूमियत से कहती पानी का जग लिए मीर के रूम में जाने के लिए सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। सुनो अकेली वारिस हो तुम मेरी बेशुमार चाहतों की। तुम्हारे भैया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, रवाज़ ने कॉल पर बात करते हुए हानी से कहा। मेरे भैया तुम्हारे दोस्त हैं, हानी ने नाक चढ़ाकर जताया। अच्छा मेरे दोस्त ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, रवाज़ ने चिढ़ते हुए कहा। क्या अच्छा नहीं किया मेरे भैया ने? अब रवाज़ अफंदी के साथ हानी मुस्काई। चलो जी, भाई से पहले तो बहन ही नहीं करने देती, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। रवाज़ ठंडी आह भरी। हाँ तो ऐसी लोफरों वाली हरकतें भी नहीं करने देता। तुम ज़्यादा फैलने की कोशिश मत करो, हानी ने गुस्से से कहा। हाना हैदर प्यार से पुकारा गया। क्या है अब? मगर इधर फाड़ खाने वाला अंदाज़ था। यार जिसे तुम लोफरों वाली हरकतें कहती हो वो मेरा प्यार करने का अंदाज़ है, लहजे में शेरनी घोल के बताया गया। रवाज़ अफंदी मसनूई प्यार से बुलाया गया। जी रवाज़ की जान। मगर सामने वाले को महबूब का मसनूई अंदाज़ भी पसंद था, इसलिए तो जान कहकर पुकारा गया। और हानी के गाल लाल गुलाबी हो चुके थे, मगर थोड़ी देर के लिए ये बार बार आंख मारना और फ्लाइंग किस करना तो लोफरों की आदत है कि नहीं? अजली गुस्से वाले अंदाज में पूछा। यार तुम प्यार से जान लो, क्या जाने कि प्यार किस किस तरह से होता है। तुम मेरी हो जाओ इस बार, फिर तुम्हें बताऊंगा प्यार कैसे होता है। बातों से बिल्कुल नहीं होता, बल्कि अमल करके दिखाऊंगा। रवाज़ की ऐसी बातें सुन के हाना के सही मानों में छक्के छूटे थे, इसलिए गुस्से से बस रवाज़ ही कह सकी और इसके फ़ौरन बाद ही काल काट कर दी। दिन ब दिन बगैरत होता जा रहा है, बदतमीज़ ना हो तो अब मैं कभी भी बात नहीं करूँगी। ऐसे भला कोई मुँह फाड़ के बोलता है? हाय लज्जी, मुझे शर्म आ रही है सच्ची मुच्ची वाली। मैं ना परी के आने से पहले सो जाती हूँ। बड़बड़ाती हुई जल्दी से बिस्तर पर लेटी और लिहाफ खींचकर अपने ऊपर डाल चुकी थी। कमरे में चार नफूस खामोश बैठे थे, मगर अम्मा जान की गजीली नज़रें अपने शौहर पर थी और बाकी दो चचा चची भी खामोश नज़रों से शहबाज हैदर को देख रहे थे। क्या हो गया तुम लोगों को? ऐसी कोई अनहोनी बात तो नहीं की है मैंने जो मुझे घूर घूर कर देख रहे हो? शहबाज ने जब मज़ीद सब्र ना हुआ तो पूछ ही लिया। आय हाय, मीर के अब्बा दिल चीरने वाली बात भी कर दी और फिर कहती और अनहोनी बात भी नहीं की। नाक चढ़ा के गजीली नज़रों से अम्मा ने कहा, मैंने तो बस यही कहा है कि आपा ने बोला है कि अब वो अपने बेटे की शादी करना चाहती हैं तो हम लोग तैयार हो जाएं, इसलिए मैंने सोचा कि रुमैसा चचा के बेटे के साथ साथ समामा की मंगनी चचा के बेटे बाजल से हो चुकी थी कि फ़र्ज़ से भी सबको दोष हो जाएं। अब आपकी मर्ज़ी, जाना चाहता हूँ, मीर शहबाज ने हनकार भर के कहा। अरे जब तक मेरा पुत इस हवेली में वापस नहीं आ जाता तब तक इस हवेली में शादी नहीं हो सकती। मेरी बात सही आप भी सुन लें। अम्मा सही ने भी गुस्से से कहा। भाभी अम्मा ठीक कह रही हैं, अब तो भैया जी आप बुला लें मेरे बेटे को, कितने साल हो गए इस हवेली से दरबदर हुए। चचा रवाज़ ने भी खामोशी तोड़ी। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अब भाई साहब अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दे। चची ने भी खामोश नज़रों से शहबाज अदर को देखा। वो खुद नाहंजाज दफ़ा हुआ है और अब खुद भी आ भी जाए तो मैंने नहीं रोका हुआ इसको। शहबाज साहब झुंझुलाए। साईं वो आपका ही बेटा और ज़िद में भी आपसे 2-4 कदम आगे है, वो बिन बुलाए कभी नहीं आएगा। अम्मा ने समझाने की कोशिश की। मैं खुद जाकर इसको लेके आने की कोशिश करता हूँ, चचा ने कहा। नवाज़ कोई ज़रूरत नहीं है इसके पास जाने की, हम इसके बड़े, वो अगर आना हुआ तो आ जाएगा, मगर यहाँ से इसके पास कोई नहीं जाएगा। शहबाज की बात सुन के अम्मा जान तो हिचकियों में रो पड़ी और चची जान ने जल्दी से गले लगाया, मगर भाई साहब, चचा ने बोलने की कोशिश की, कोई अगर मगर नहीं, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। जिसको इतराज़ है तो वो इस जहाज़ के पास जा सकता है। शहबाज साहब ये कहते हुए रूम से ही निकल गए। छोटे, देखा तुमने अपने भाई को कैसे एक पल में जाने को बोल दिया, हालांकि पता है कि गई तो मैं इस वक्त भी नहीं थी जब जवान बेटे को हवेली से निकाल दिया। अम्मा जान रोते हुए चचे से बोली। भाभी अम्मा आप रोए नहीं, मैं कुछ करता हूँ। शुबाना तुम पानी पिलाओ भाभी अम्मा को, नवाज़ कहते हुए बाहर की जानिब बढ़ा। अब कुछ नहीं हो सकता, बाप बेटे की ज़िद में नुकसान तो मेरा ही होगा। अम्मा जान रोते हुए बड़बड़ाई। तुम अनाड़ी हो मगर मुझे हद से ज़्यादा प्यारी हो। क्या हुआ मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? कोई बात करनी है क्या तुमने? परियाम को अपने पीछे रूम में आते देखकर मीर खटका। नहीं, बात नहीं करनी, वो कुछ और करना है। अब परियाम मीर को कैसे बताती कि आज मैंने इसे कॉलेज में ही कह दिया था कि तुमने भाइयों का कोट उतारना है, और परियाम सदा की डरपोक इसकी बातों में आ गई, इसलिए वो मीर के आते ही इसके पीछे पीछे चलने लगी। जो भी करना है यहीं कर लो तुम। मीर 2 सीढ़ियाँ उतर के परी के पास आया। यहाँ नहीं, बेडरूम में करना है, परियाम ने उंगलियाँ चटखाते हुए कहा। मीर ने अगर सीढ़ियों की रैकिंग ना थामी होती तो ज़रूर परियाम के कदमों में गिरा होता। वो बेडरूम में करना है, सवालिया अंदाज में पूछा गया, और परियाम ने मीर को देखे बगैर ज़ोरों शोर से सर हिलाया। ओके चलो आओ मेरे बेडरूम में। मीर ने बेडरूम पर ज़ोर देकर कहा और परियाम का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा।
बेडरूम में दाखिल होने के बाद मीर ने ब्रीफकेस टेबल पर रखा और ख़ुद परियाम के सामने आकर खड़ा हुआ। चलो जल्दी करो, जो भी करना है। मीर ने संजीदा होकर परी के घबराए हुए चेहरे को देखा। वो मैं परी ने कपकपाते होंठों के साथ कुछ कहने की कोशिश की, मगर अगले अल्फाज कहीं हलक में ही रह गए, क्योंकि मीर परियाम के सुर्ख कपकपाते होंठों को अपने लबों से दबोच चुका था और इतने ज़ोर से दबोचा कि परियाम को लगा कि अब वो सांस नहीं ले सकेगी। इसलिए ज़ोर से मीर के सीने पर थप्पड़ मारे, मगर मीर को परियाम के नाजुक हाथों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए लबों की गिरफ्त में कोई फ़र्क नहीं आया। मगर जब एहसास हुआ कि इसकी नाजुक बीवी इससे ज़्यादा नहीं झेल पाएगी तो एकदम से पीछे हटा। परियाम तो बेहाल होकर सोफ़े पर गिर चुकी थी और मीर ने अपने हाथ से लबों को साफ़ किया और फिर सोफ़े पर इसके मुकाबले बैठा। हाँ, अब बोलो, क्या बोलने लगी थी? मीर ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। मैं परियाम ने खफकी से मीर की तरफ देखा, मगर मीर शायद परी को मारने पर ही तुला हुआ था, इसलिए सोफ़े पर बैठे बैठे ही एक हाथ से परी के बालों को पकड़ा और दूसरे हाथ से इसके चेहरे को अपनी गिरफ्त में लेकर फिर से परियाम के सुर्ख याकूती लबों को अपने लबों में दबा चुका था। परियाम बेचारी फटी फटी आंखों से मीर को देख रही थी और साथ साथ मीर को अपने नाजुक हाथों से मुक्के भी मार रही थी, मगर मीर ने परियाम को तब तक नहीं छोड़ा जब तक अपनी प्यास नहीं मिटा ली। तुम्हारे होंठों का जायका दुनिया के सारे जायकों से अच्छा है, इसलिए आइंदा अटक अटक कर नहीं बोलना, वरना मीर सलार हैदर तो इस जायके को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि मीर इस जायके से दूर रहे तो मेरी जान, मेरे सामने अटक अटक कर बोलना बंद कर दो, नहीं तो मुश्किल में मेरी जान तुम नहीं आना है। मीर ने बंद आँखों के साथ कपकपाती परियाम से नज़रें चुराईं। गंदे। परियाम ने जल्दी से बोलते ही अपने होंठों पर हाथ रख रही, क्योंकि मीर फिर से इसकी तरफ बढ़ने लगा था, मगर इसके नाजुक हाथों को देखकर अपने कहके को नहीं रोक सका और ज़ोर से हंस पड़ा। मेरी जान, अगर मीर कुछ करने पर आए तो तुम्हारी ये नाजुक हद बंदियाँ मीर सलार हैदर जैसे बंदे को नहीं रोक सकती, इसलिए अपने काम की तरफ और बताओ कि क्या करने आई थी। मीर ने सोफ़े से उठते हुए कोट उतार के परियाम पर फेंका। परियाम ने गुस्से से मीर की तरफ देखा और कोट को सोफ़े पर पटक के खड़ी, मगर होंठों से हाथ हटाने की गलती नहीं की। मीर इसकी हरकत और सनकात गौर से देख रहा था, मगर समझने से कासर था, इसलिए परियाम के बिल्कुल नज़दीक गया। मेरी भोली बीवी बताएगी कि वो मेरे बेडरूम में क्या करने आई है। मीर ने परियाम को इसके शानों से पकड़ा, मगर परियाम जल्दी से मीर के बाजू के नीचे से निकलकर दरवाजे पर पहुंचे और गुस्से से मीर की तरफ देखा। आप गंदे हैं, मैं कोट उतारने आई थी, अब मैं आपसे नहीं बोलूँगी। परियाम होंठों पर हाथ रख के कहती डर के मारे जल्दी से वहाँ से भागी, मुबादन मीर फिर ना इसको पकड़ ले। बेडरूम में मीर का कहका गूंजा। धत तेरी, मैं तो भूल ही गया था मेरी बीवी आजकल मुझे पटाने के चक्कर में है और मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। मीर ने सर खजाते हुए खुद को डिपटा। ये दोस्ती तेरे दम से है। परियाम और हाना फ्री पीरियड में कॉलेज की कैंटीन में पेट पूजा कर रही थी जब हाना को अचानक से कुछ याद आया। परी, यार तुमने बताया ही नहीं, कल भाइयों ने तुम्हें कुछ कहा या नहीं? हाना बेजोश होते हो के परी की तरफ खिसकी। परी जो लड़कियों को ताड़ते हुए रोल ठोस रही थी, वो हानी की बात पे हलक में ही फंस गया और खांसने लगी। हानी ने जल्दी से कोक परी को दी, वरना लग तो ऐसे रहा था जैसे वो आज खांस कर ही मर जाएगी। क्या हो गया? आहिस्ता से कहो, कोई छीन थोड़ी रहा है तुमसे। हानी ने हल्के से परी के कंधे पर हाथ मारा। वो बेख्याली में चला गया था। परी ने नज़रें नीचे करके कहा, कहीं तुम्हारा ख्याल मेरे भैया के इर्द गिर्द तो नहीं घूम रहा? वैसे भी इतने प्यारे और हैंडसम है कि कोई भी लड़की फ़िदा हो सकती है। हाना ने फर्जी कॉलर झाड़े। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा ख्याल इसके इर्द गिर्द क्यों घूमेगा? वैसे भी वो प्यारे नहीं बल्कि बदतमीज़ और इंतहाई बेशर्म है। परियाम कल रात की हरकत को सोचकर एकदम से लाल हुई। नहीं तो मैं नेक्स्ट पीरियड का सोच रही हूँ। परी ने जल्दी से बात बनाई। धत तेरी परी, तुम कभी भी सुधर नहीं सकती। चलो इसको छोड़ो और बताओ भैया ने कल क्या कहा तुमसे? हानी बदमज़ा हुई। वो हानी, मैं ना कल तुम्हारे भैया के पास गई ही नहीं थी। वो ना मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैं बाहर गार्डन में बैठी रही थी। परी ने नज़रें चुराते हुए जल्दी से झूठ बोला। मुबादन कहीं हानी इसका झूठ ना पकड़ ले। हानी परी की बात सुन के अपना माथा पकड़ चुकी थी। परी, मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम इतनी मासूम क्यों हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? परी के बाजू से हल्के हल्के मुक्के मार के कहा, यार क्या हो गया है? मारो तो नहीं ना? परी ने हानी का हाथ पकड़ा। फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ, मगर बहुत कुछ हो जाएगा अगर तुम ऐसे ही मासूम रही। हानी ने गुस्से से परी को चुटकी काटी। क्या हो जाएगा? परी एकदम से परेशान हुई, मगर हानी को चुटकी ज़रूर काटी। तुम इस तरह मासूम रहोगी तो कोई तेज़ तरार मॉडर्न लड़की भैया को ले उड़ेगी और हम ढोल बजाते रह जाएंगे। परी की अकल पर अफसोस किया। अच्छा है कोई ले ही उड़े, फिर मुझे गंदी वाली किस तो नहीं करेंगे। तुम नाराज़ तो ना हो? तुम कहती हो वो तो करती हूँ। परी ने बेचारगी से हानी को देखा। अच्छा बताओ क्या करती हो? मैंने जो नावल
पढ़ने को कहा था वो पढ़ लिया है तुमने? तंज़िया अंदाज में परी ने पूछा। यार 2 पेज पढ़ती हूँ फिर नींद आने लगती है, मैं क्या करूँ? अब तो बाकायदा परी रूहान सी हुई। देखा देखा तुम यही करतूत मेरे ख्वाब में रुकावट बने हुए हैं। हानि गुस्से से बैग उठाकर कैंटीन से बाहर निकली। परी भी हड़बड़ाकर इसके पीछे भागी। अच्छा अच्छा तुम गुस्सा ना हो, अब से जो तुम कहोगी वही करूँगी, पक्का वाला प्रॉमिस। परी जल्दी से हाना के सामने आई और उसके सर पर हाथ रख के बोली, ओके प्रॉमिस कर रही हो? माफ़ कर देती हूँ, आइंदा ऐसी गलती ना हो। हाना ने भी मुस्कुराकर परी को गले लगाया। चलो अब क्लास में चलते हैं, नहीं तो देर होने पर क्लास में इंटर भी नहीं होने देंगे मैम, परी ने हानि का हाथ पकड़कर कहा। सलार और रवाज़ मीटिंग से फारिग होने के बाद मीर के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे जब मीर ने रवाज़ को मुखातिब किया। रवाज़ तुम आजकल निकम्मे होते जा रहे हो, काम पर ध्यान तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। पिछली मीटिंग में भी तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा था मुझे। यार 2-3 नॉर फाइल रेडी की थी, तब तो गलती नहीं थी। इसमें रवाज़ ने सर खिंचाते हुए मीर की तरफ देखा। अगर एक बार ध्यान से पढ़ लेते तो 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होती, मीर ऑफिस में दाखिल होते हुए कहा। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी, अब की बार माफ़ कर दो अपने दोस्त को। रवाज़ ने मस्कीन सी शक्ल बनाई। नेक्स्ट टाइम तुम्हें प्रोजेक्ट में शामिल ही नहीं करूँगा तो गलती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मीर ने कोट उतार कर चेयर पर लटकाया। यार ऐसे जुल्म तो ना करो, मुझे पता है तुम जालिम हो, मगर दोस्त के लिए तो रहम दिल। और रवाज़ ने गड़बड़ाकर मस्का लगाया। जुल्म तो नहीं कर रहा, बल्कि लड़कियां पटाने के लिए खुली छूट दे रहा हूँ। जाओ एंजॉय करो अपनी लाइफ। मीर ने कॉफ़ी ऑर्डर करके रवाज़ की तरफ देखा। यार लड़कियां कहाँ पटाता हूँ, बस एक लड़की है जो दिल को बहुत अच्छी लगी है, बस। मस्कीन शक्ल में इजाफा हुआ। दिल को अच्छी लगी है तो दिमाग में नकारा होता जा रहा है। तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों का इलाज करवाओ। मीर ने सर झटका। हाँ खुद तो सड़ा हुआ है, अब चाहता है कि दूसरे भी रोमांस ना करें। रवाज़ जल के बड़बड़ाया, मगर खैर हो मीर के बड़े कानों को, जिन्होंने रवाज़ की बड़बड़ाहट बगैर किसी रुकावट के मीर तक पहुंचा दी। और मीर ने खूनख्वार नज़रों से रवाज़ को घूरा और रवाज़ बेचारा डर के मारे इधर उधर देखने लगा। दोनों बहन भाई घूरते तो ऐसे जैसे कच्चा चबा जाएंगे। अल्लाह बचाए मुझे इन खूनख्वार नज़रों से। रवाज़ अफंदी मैं सड़ा हुआ हूँ या ना हूँ, मगर काम के वक्त काम पर ही फोकस करता हूँ, इसलिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम भी काम के वक्त काम पर ध्यान दो, ना कि रोमांस पर। मीर ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। ओके सर, जैसा आपका हुक्म। रवाज़ ने खड़े होकर दाँत की नकल की और बाहर की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो? अब कॉफ़ी पीने के बाद दफ़ा हो जाना। मीर ने दाँत की नकल करने पर मुस्कुराहट दबाई। सही जैसा आपका हुक्म। रवाज़ ने मुस्कुराते हुए सोफ़े की तरफ बढ़ा। पता नहीं तुम्हारे जैसे नौटंकी से दोस्ती कैसे कर ली मैंने, मीर ने मसनूई गुस्से से कहा, वरना हकीकत में तो मीर रवाज़ के लिए जान भी दे सकता था। आखिर कोई इकलौता बेस्ट फ्रेंड है जो मीर की हर मुश्किल में इसके साथ रहा है। मीर की बात पर रवाज़ इसे कॉलेज के दिन याद दिलाने लग गया कि कैसे रवाज़ ने बड़ी मुश्किल से मीर के साथ दोस्ती की थी। परी और हाना कॉलेज से लौटने के बाद जैसे ही लॉन्च में दाखिल हुई, सामने सोफे पर मीर एलसीडी पर कोई बिजनेस चैनल देखने में मसरूफ़ था। हाना तो भाई को देखकर खुश हो गई, मगर परियाम के कदमों ने चलने से इनकार कर दिया। वह कल रात से ही मीर से छुप रही थी। सुबह इसके डर की वजह से नाश्ता भी नहीं किया था, मगर अब मुसीबत ये थी कि परी को मीर के सामने से गुजरकर सीढ़ियाँ चढ़नी थी। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था ऊपर जाने का। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हाना और मीर के पास जाने लगी। इसके अलावा बेचारी के पास चारा नहीं था। तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होके आओ, फिर साथ लंच करते हैं। सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था मैंने। अभी परी गुजरी भी नहीं थी जब इसने मीर की संजीदा आवाज़ सुनी और डर के मारे जल्दी से ऊपर भागी। ओके भाई, हम 2 मिनट में फ़्रेश होके आती हैं, हानि जोश से कहती परी की तरफ भागी। मीर तो परियाम की शक्ल देख के ही मुस्कुरा रहा था। मेरी बीवी इतनी छोटी सी किस करने पर इतना डर रही है तो आगे क्या होगा। मेरा तो अल्लाह हाफ़िज़ है, ये सारा कसूर दिल का है जो इतनी छोटी लड़की को पसंद करने लगा है। मीर ने दिल को डॉक्टर अल्लाह माफ़ करे जैसे वो छोटे से किस कह रहा था वो अगले बंदे की सांस रोकने के लिए काफ़ी थी, मगर ये बात मीर सलार हैदर को कौन समझाए। अभी वो ये सब बातें सोच ही रहा था जब हाना और परियाम सीढ़ियाँ उतरती नजर आई और परियाम की शक्ल से वाज़ेह मालूम हो रहा था कि हाना परी बेचारी को ब्लैकमेल करके ही नीचे ला रही है। आज हैं भैया, आज कितने दिनों बाद आपके साथ लंच करेंगे, क्यों परी? ठीक कह रही हूँ ना मैं। हानि ने मीर को बुलाने के बाद परियाम से तायद चाही। जी ठीक कह रही हैं हानि। परियाम को मरती क्या ना करती के सादिक बोलना ही पड़ा। ओके चलो बैठो, अब खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जायका भी बहुत अच्छा होगा। मीर ने कुर्सी पर बैठते हुए परियाम को मायने खेज नज़रों से देखते हुए कहा। जी भैया, मुझे भी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। हानि ने बगैर बात पर ध्यान दिए अपनी बात ज़रूर की। ओ माय गॉड हानि, चुप कर जाओ। ये तुम्हारे चालाक भाई जिस जायके का जिक्र कर रहे हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम्हें मैं कैसे बताऊँ। खामोशी से खाना खाते हुए अचानक मीर ने हाना को मुखातिब किया। गुड़िया, तुम किचन से मेरे लिए फ़्रेश जूस बना लो। मुलाजमा को भेज दिया है, वरना वही बना लाती। मीर ने बेचारी सी शक्ल बनाई। कोई बात नहीं भाइयों, मैं अभी बना देती हूँ, हानि कहते ही जल्दी से किचन की तरफ आ गई और परियाम बेचारी अरे अरे ही करती रह गई। इसका नवाला तो अब हलक से नीचे ही नहीं उतर रहा था।
मीर ने मुस्कुराते हुए बदहवासी प्रियाम को देखा, उठ के प्रियाम के करीब आया। बीवी, खाने का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा और ये कल से हुआ है, क्या थोड़ा सा टेस्ट दे सकती हो? मीर परी की चेयर के पीछे ऐसे जाकर खड़ा हुआ। प्रियाम बिल्कुल ही छुप गई। प्रियाम ने सिर्फ नाम में सर हिलाया और बोलने की गलती बिल्कुल भी नहीं की और हाथ में लिया हुआ नवाला मुंह में लेके जल्दी से खड़ी हो गई, मगर पीछे मीर के होने की वजह से इसके सामने आ गई। मीर ने इसके मुंह में जब निवाला देखा तो कुछ भी सोचे समझे बगैर इसके होंठों को फोकस करके इस पर झुक गया और प्रियाम से नवाला नहीं निकला गया तो वो खुद ब खुद मीर के मुंह में आ गया, जिससे वो एक ही पल में निकल गया, मगर छोड़ा फिर भी नहीं जब तक मीर ने अपनी थकन नहीं मिटा ली। जो सर के बंद होने पर मीर जल्दी से पीछे हटा, जल्दी से अपनी जगह पर बैठ के परी के लाल गुलाबी चेहरा देखने लगा। हानि के आने से पहले प्रियाम वहाँ से भागी और मीर आराम से खाना खाने लगा, जिसे अभी कुछ हुआ ही रहा हो। परी किधर चली गई? इसके लिए मैं जूस ले आई थी। हानि ने परेशानी से मीर से पूछा। तुम्हारी दोस्त की भूख ख़त्म हो गई थी शायद, इसलिए वो चली गई। ये जूस इसे दे देना, बेचारी की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। मीर बेतासुर अंदाज में कहता जूस पीने लगा। हानि सर हिलाते खाना खाने लगी। क्या हो गया है आपी? आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। रात को समामा से बात करते हुए हाना भी परेशान हो गई। गुड़िया कैसे परेशान ना हो, अम्मा जान रो रो के अपनी हालत ख़राब कर रही हैं। समामा की अफसरदा आवाज़ स्पीकर में गूंजी। आपी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, आप ना अम्मा जान से मेरी बात करवाएं। हानि कुछ सोच के पुरजोश हुई। ओके, मैं बात करवाती हूँ। समामा अम्मा जान के रूम की तरफ बढ़ी। अम्मा सही की खैरियत पूछने के बाद हानि असल बात पे आई। अम्मा जान, अगर आप मेरी बात पर अमल कर ले तो बेटा भी आपके पास होगा और आपका महबूब भी आपके पास। हानि ने अम्मा जान की तबीयत पर छाई कसलमंदी दूर करने के लिए महबूब का नाम लिया। अम्मा जान वाकई में ही शर्मा गई। चल हट शरीर, तेरे अब्बा सही को बताऊंगी। अम्मा जान ने शर्मा कर दुपट्टा दांतों तले दबाया। चले फिर मेरा प्लान सुने, किसी दिन ना आप सब घर में इकट्ठे हों, मतलब अब्बा जान भी घर पे हों, चाचा सही, बाजल भैया भाई भाभी। हानि ने राजदाराना अंदाज में अपनाया। इससे क्या होगा? अम्मा जान बदमज़ा हुई। सुने तो आप ना सीढ़ियों से उतर रही होंगी, पीछे बाजल भाई होंगे, इनके हाथ में लाल कलर का पानी होगा। सामने लॉन्च में चचा साईं अब्बा हजूर के सामने ढाल बन के बातें कर रहे होंगे। रास्ते में आपी और मेरी डार्लिंग चची जान खड़ी होंगी। उतरते उतरते आप ना सीढ़ियों पर बैठ जाएंगी। बाजल भाई आप पर जल्दी से लाल कलर का पानी डालेंगे। इसके बाद आप दर्द भरी चीख मारेंगी। आपी और डार्लिंग आपके सामने आ जाएंगी। अब्बा हजूर और चचा साईं आपकी तरफ भागेंगे, मगर आप अपनी असली एक्टिंग में दर्द भरी आवाज़ में बोलेंगी कि मेरे शौहर को मुझे हाथ मत लगाए, मेरे बेटे को भी मत आने देना, मुझे ऐसे ही मर जाने दें। बेटा भी आप की ये बात सुन के भागा आएगा। इसके बाद बाजल भैया और चचा जान आपको गांव की हॉस्पिटल में ले जाएंगे, मगर ध्यान रहे डॉक्टर को पहले से ही सूरत हाल समझा दीजिएगा और वो लाल रंग में जल्दी से साफ़ कर दीजिएगा, कहीं अब्बा साईं आपके नकली खून का इंस्पेक्शन ना करने लग जाएँ। तो कैसा लगा मेरा आइडिया जल्दी से बताएं। हाना पुरजोशी, ख्याल तो ठीक है मगर पुत, अम्मा जान हिचकिचाई। कोई अगर मगर नहीं, और ये आइडिया बहुत अच्छा है और महबूब भी आपके कदमों में होगा, जान ले। हानि मुस्काई। चलो सुबह तेरी डार्लिंग से मशवरा करके बताती हूँ। अम्मा जान तो मुतफिक हो चुकी थी। ओके अम्मा जान, अब आप बेफिक्र होकर सो जाएं, टेंशन नहीं लेनी आपने, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी। हानि ने धमकी दी। ठीक है पुत, अल्लाह सोने की अमान। अम्मा जान ने कॉल काट के और समम्मा को बात बताने लगी। अब तुम पूछते हो कि तुम कौन होते हो, हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं। परी के लिए जूस लेकर हानि जैसे कमरे में पहुंची तो वहाँ प्रियाम को रोते देखकर इसके हाथ पांव फूल गए। जो जूस को टेबल पर रखती जल्दी से परी के करीब आई। क्या हुआ मेरी जान, रो क्यों रही हो? हानि ने परेशान होकर इसके आंसू साफ किए। प्रियाम तो हानि की हमदर्दी पाते हिचकियों में रहने लगी। क्या हुआ परी, मुझे टेंशन हो रही है, कुछ बताओ तो सही, क्या भैया ने तुम्हें डांटा है? हानि ने परी के हिचकोले लेते हुए जोत को अपनी बाहों में भरा। नहीं, परी ने बेसाख्ता होकर पीछे हटी। अगर भैया ने भी नहीं डांटा तो फिर तुम इस तरह क्यों रो रही हो? परी ने हाथ से लाते हुए हानि ने इसके आंसू साफ किए। वो मैंने कॉकरोच देख लिया था इसलिए रो रही हूँ। परी ने जल्दी से बात बताई, वरना वो हाना को कैसे बताती कि तुम्हारा भैया बहुत बदतमीज़ और मुझे गंदी वाली किस करते हैं। क्या तुम कॉकरोच की वजह से रो रही हो? और मैं खामोखा इतनी परेशान हो गई, ज़ोर से धप परी को मारी। कॉकरोच बहुत बड़ा था और मुझे घूर घूर कर देख रहा था, तो मैं इसे देख के डर गई, सू सू करते बताया गया। इतना बड़ा कॉकरोच घर में कैसे घुसा? परी ने पुरसोच अंदाज में देखा। वो ना रात को बाहर निकल आता है और मुझे डराता है। परी ने हानि को अपनी परेशानी बताई। ये बात तो भाइयों को बतानी चाहिए और फिर इसे घर से निकाल लेंगे। हानि जल्दी से बेड से उतरती दरवाजे की तरफ बढ़ी। परी तो इसको भाइयों वाली बात सुनकर घबरा के उठे, भाग के हानि का बाजू पकड़ा। क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। हानि ने अपना बाजू छुड़ाया और हैरानी से परी को देखा।
तुम क्या कॉकरोच का बताने जा रही हो? वो तो इस घर का मालिक है। परी की ज़ुबान फिसली। परी तुम पागल हो गई हो? कॉकरोच इस घर का मालिक कैसे हो सकता है? हानि ने बाकायदा इसका सर पकड़ कर हिलाया। वो भी मेरा मतलब है कि मैं खुद इस कॉकरोच को डराऊंगी जो वो मुझे नज़र आता है ना। परी ने गड़बड़ा कर उल्टी सीधी बात की। मुझे लगता है कॉकरोच का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही हो। हानि ने परेशान होकर इसे सोफे पर बिठाया। वो वो कॉकरोच की वजह से डर गई थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परी ज़बरदस्ती मुस्कुराई और हानि को देखा। तुमने तो मुझे एकदम परेशान कर दिया। हानि ने शुक्र का सांस दिया। सॉरी, मेरी वजह से तुम इतनी परेशान होगी। परी शर्मिंदा हुई। बस अब तुम अपना नाटक बंद करो, नहीं तो मुक्के मार मार के तुम्हारी शर्मिंदगी दूर करूँगी। हानि वापस अपनी जोन में लुटी। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे अपने मुक्कों से मार दोगी। परी हंसते हुए हानि के गले लगी। तुम तो जान हो मेरी, और मैं अपनी जान को क्यों मारूंगी? हानि ने भी परी को ज़ोर से भींचा और परी ने ज़ोर से चीख मारी। हानि इसकी चीख सुन के खिलखिलाई। टर्न 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 टर्न। लैपटॉप पर काम करते हुए मीर बजते हुए सेल फ़ोन की जानिब मतवज्जा हुआ। थोड़ी बेजारी हुई मगर जल्दी से अब तासरात को नॉर्मल किया और सेलफ़ोन उठाकर नंबर चेक किया। नंबर देखते ही मीर अपने चेहरे से एकदम खड़ा हुआ और बेयकीनी से सेलफ़ोन की तरफ देखा। अपनी आंखों को हाथ से मसला कि गलत नंबर तो शो नहीं हो रहा, मगर नंबर वैसे ही जगमगा रहा था। कपकपाते हाथों से ओका का बटन दबाया और आहिस्ता से फ़ोन को कान से लगाया और बेयकीनी से पुकारा, बाबा सही, ये आप हैं? मीर अभी भी सख्ते किसी कैफियत में था। हम ही हैं, बाबा सही ने हनकार भरा। बाबा सही 6 सालों की थकन लहजे में आ बसी। हमने मरते दिल के साथ फ़ोन इसलिए किया है कि तुम्हें बता सके कि तुम्हारी अम्मा जान सीढ़ियों से नीचे गिर गई हैं और तुम्हारी वजह से वो हमसे नाराज़ हो गई हैं, इसलिए जल्दी से आओ। बाबा ने सर्द लहजे में ही कहते कॉल काट दी और मीर तो अम्मा जान की तबीयत सुन के हेलो हेलो ही करता रह गया। मगर बाबा सही कॉल बंद कर चुके थे। मीर ने जल्दी से बाज़ल का नंबर मिलाया। इसे सारी सूरत हाल मालूम करने के बाद दाद को जल्दी से फ़ोन किया और इसे 2 मिनट के अंदर अपने पास पहुंचने का हुक्म देकर अपना कोट पहन और ऑफिस से बाहर निकला। ग्राउंड में पहुंचते ही मीर को दाद गाड़ी के पास खड़ा नजर आया। मीर ने करीब पहुंचते ही दाद से गाड़ी की लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और दाद को साथ बैठने का इशारा किया और दाद ने जल्दी से सीट बेल्ट लगाई। जानता था अब गाड़ी हवा में उड़ेगी, रोड पर बमुश्किल ही नजर आएगी। दाद एक काम करो, आवाज़ को कॉल कर दो, इसे बोलो कि मीर ने बोला कि बल्कि तुम स्पीकर ऑन करो, मैं खुद ही कह देता हूँ। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए मीर ने दाद को हुक्म दिया। सही में कॉल कर देता हूँ। दाद ने कॉल मिलाते हुए मीर को जवाब दिया। रवाज़ साहब कॉल पे हैं, बात करें। दाद ने जल्दी से स्पीकर ऑन किया। हेलो रवाज़, तुम जहाँ भी तुमने 2 बजे हाना और इसकी दोस्त को पिक करके वाइट विला पहुँचाना है, और वो भी फुल जिम्मेदारी के साथ। किसी वजह से सिटी से बाहर जा रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। रवाज़ की बात सुने बगैर दाद को कॉल बंद करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी गाँव के जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ी तो दाद ने हैरत से मीर की तरफ देखा, मगर सवाल पूछने की हिम्मत न कर सका क्योंकि मीर के चेहरे पर सख्त असरात है, इसलिए चुप रहने में ही आफियत जानी। 10 बजे के करीब ऑफिस में अफ़ान खान को कॉल में सुनी और कॉल सुन के अफ़ान का चेहरा चमक उठा। कॉल पे इसको किसी ने बताया कि मीर सलार हैदर और इसके वफादार करम दाद को शहर से बाहर जाते देखा है। अफ़ान खान के लिए बेहतरीन मौका है जब वो अपनी बहन को अपने घर ले आए। हाँ मीर सलार हैदर, अब तुम्हारी बर्बादी तो मैं अपनी आंखों से देखूंगा। बहुत उड़ लिया तुमने, अब गिरने का वक्त आ गया है। कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। अब ये पहली बार होगा कि नाकामी के पीछे भी औरत का हाथ होगा। तुम्हारे जुनून से इतना पता तो चल गया है कि तुम मेरी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हो, मगर खेल तो अब शुरू होगा जब मैं अपनी बहन को तेरे खिलाफ कर दूंगा और फिर वो दूर ले जाऊंगा। फिर मैं तेरी मजनू वाली हालत देखूंगा। अफ़ान ने मकरू कहका लगाया और इस वक्त बिज़नेस की नाकामियों की वजह से ये भूल चुका था कि वो ये घटिया प्लानिंग सिर्फ मीर के लिए बल्कि अपनी बहन के लिए भी कर रहा है। बिज़नेस में मीर की वजह से मुसलसल होती नाकामियों ने इसे अजीब दोराहे पर ला खड़ा किया है। इससे ये बात हज़म ही नहीं हुई थी कि इसकी आधी उम्र का लड़का इसको बिज़नेस में हरा देता है।